नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ट्यूबर विशाल के चैनल पर। आज के वीडियो में हम ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, इंक्रीज योर सेल्स फास्टर एंड ईजियर देन यू एवर थॉट पॉसिबल के 7वें अध्याय बिक्री करना के बारे में चर्चा करेंगे। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 7, बिक्री करना। कोई तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके प्रति हमारा नजरिया, क्योंकि यही हमारी सफलता या असफलता को तय करता है। नॉर्मन विंसेंट पील। आप बिक्री की प्रक्रिया में जो करते हैं, पहले संपर्क से लेकर बिक्री करने तक और प्रोडक्ट या सेवा पहुंचाने तक, उस हर चीज का एक प्रभाव पड़ता है। कोई भी चीज तटस्थ नहीं होती। हर चीज या तो मदद करती है या नुकसान पहुंचाती है। किसी भी चीज को संयोग के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। आपके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द उस प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं जो या तो बिक्री या फिर अस्वीकृति की ओर ले जाती है। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से पहली बार मिलते हैं तो उसके बिक्री प्रतिरोध का स्तर चरम पर होता है। वास्तव में लगभग किसी भी परिस्थिति में किसी भी सेल्समैन से मिलते वक्त सभी प्रोस्पेक्टों में वह होता है जिसे आम बिक्री प्रतिरोध कहा जाता है। ये वाणिज्यिक समाज में रहने का सामान्य स्वाभाविक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा का रूप है। सेल्स संदेशों के खिलाफ आत्मरक्षा। औसत ग्राहक का पाला हर दिन सभी स्रोतों से सामने आने वाले शायद 3000 वाणिज्यिक संदेशों से पड़ता है। जब वह सुबह उठता है तभी से उस पर रेडियो, टेलीविजन, विज्ञापन पटों और स्टोर के साइन बोर्ड के जरिए बिक्री संदेशों की बमबारी होने लगती है। अखबारों और पत्रिकाओं में भी यही होता है और टेलीफोन कॉलों तथा डाक में भी यही होता है। जहां भी वह जाता है, विज्ञापन चिल्ला चिल्ला कर उससे कहते हैं, इसे खरीद लो। वाणिज्यिक समाज में बचने के लिए किसी व्यक्ति को काफी मात्रा में बिक्री प्रतिरोध सीखना पड़ता है। सबसे पहले तो उसे इनमें से ज्यादातर संदेशों को छानना होता है, उन्हें नजरअंदाज करना होता है। अगर किसी दूसरे कारण से नहीं, तो सिर्फ इस कारण कि वह प्रभावी ढंग से काम कर सके। दूसरे, उसे आप जैसे सेल्स पीपल की प्रत्यक्ष बिक्री पहुंच का प्रतिरोध करने में सक्षम होना चाहिए, वरना वह हर सामने दिखाई जा रही चीज को खरीद लेगा। पेशेवर के रूप में अपनी पहली मुलाकात में इस आम बिक्री प्रतिरोध की अपेक्षा करना और इससे सफलतापूर्वक निपटना सीखें। अप्रोच क्लोज। किसी बिक्री चर्चा को शुरू करने के सबसे सहायक तरीकों में से एक है अप्रोच क्लोज। यदि इसका सफलता से इस्तेमाल किया जाए तो एक क्लोज प्रस्तुति के बाद प्रोस्पेक्ट को निर्णय देने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसमें आप उससे यह नहीं कहने देते, देखिए मुझे इस बारे में सोचने दें, या मुझे किसी से इस पर बात करने की जरूरत है। इसके बजाय आप निर्णय मांगते हैं, या तो इधर या उधर। आप ये कहकर शुरुआती बिक्री प्रतिरोध को कम कर देते हैं, मिस्टर प्रोस्पेक्ट, समय देने के लिए धन्यवाद। कृपया तनावरहित हो जाएं। मैं इस समय यहाँ आपको कुछ बेचने नहीं आया हूँ। यह मेरी यात्रा का उद्देश्य नहीं है। अगर आप ये शुरुआती कथन मुस्कुराकर कहते हैं तो प्रोस्पेक्ट थोड़ा तनावरहित हो जाएगा। अब भी वह शंकालु तो होगा, लेकिन पहले जितना नहीं। फिर आप कहते हैं, हम जितने समय साथ हैं उसमें मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको कुछ कारण दिखा दूं कि इतने सारे दूसरे लोगों ने ये प्रोडक्ट क्यों खरीदा है और खरीद रहे हैं। मैं तो आपसे बस ये चाहता हूँ कि आप मेरी प्रस्तुति खुले दिमाग से देखें। फिर आप खुद ही ये तय करें कि यह आपकी स्थिति के हिसाब से उपयुक्त है या नहीं। इसके बाद हमारी बातचीत के अंत में मुझे बता दें कि यह प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है या नहीं। क्या ये ठीक है? इस अप्रोच क्लोज के साथ आप एक विनिमय प्रस्ताव रख रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं करूंगा, अगर बदले में आप खुले दिमाग से मेरी बात सुने। उद्धरण चिन्ह। उचित विनिमय। लगभग बिना किसी अपवाद के प्रोस्पेक्ट आपके प्रस्ताव पर सहमत हो जाएगा। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वास्तव में अब वह ये जानने के लिए उत्सुक है कि इतने सारे दूसरे लोगों ने आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदा है और क्यों खरीदते जा रहे हैं। उसका दिमाग खुला है और वह आपकी बात सुनने को तैयार है। इस क्लोज में एक बहुत शक्तिशाली सुझाव शामिल है। आप ये सुझाव दे रहे हैं कि प्रोडक्ट पहले से ही लोकप्रिय है और उसका इस्तेमाल बहुत से लोग कर रहे हैं।
प्रोस्पेक्ट से बस ये बताने को कहा जा रहा है कि दूसरे लोग जिन कारणों से आपके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वे उस पर लागू होते हैं या नहीं। फिर आप अपनी बिक्री प्रक्रिया शुरू करते हैं और यह पता लगाने के लिए सवाल पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है और आपका प्रोडक्ट उसकी स्थिति पर कैसे लागू हो सकता है। बिक्री के डॉक्टर की तरह आप प्रोस्पेक्ट की उन सभी आवश्यकताओं को सामने लाने के लिए पूरी जांच करते हैं जिन्हें आपका प्रोडक्ट या सेवा संतुष्ट कर सकती है। एक बार जब आप प्रोस्पेक्ट की स्थिति और आवश्यकताओं को स्पष्टता से समझ लें, तो इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को उस वक्त उसकी आवश्यकताओं के आदर्श समाधान के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुति के अंत में आपके पास मनोवैज्ञानिक लाभ होता है। जवाब मांगें। अगर प्रोस्पेक्ट कहता है, देखिए मुझे इस बारे में सोचना होगा, तो आप ये कह सकते हैं, देखिए मिस्टर प्रोस्पेक्ट, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने वादा किया था कि आप मुझे साफ साफ बता देंगे कि यह आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर आप कहते हैं, और आपने मुझे जो बताया है उससे ये लगता है कि इस वक्त यह आपके लिए आदर्श है, जब तक कि कोई दूसरी चीज न हो जिसे मैं नहीं समझ पाया हूँ। इससे प्रोस्पेक्ट हिचकने या आपत्ति करने का कोई न कोई कारण बताने के लिए विवश हो जाता है। चाहे जो मामला हो, यह आपको आपत्ति का जवाब देने और बेचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। लेकिन जब कोई प्रोस्पेक्ट अंत में ये कहता है, मैं इस बारे में सोचने का समय चाहता हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप तब तक बेचना जारी नहीं रख सकते जब तक कि आपके पास कोई आपत्ति न हो जिसका आप जवाब दे सकें। इस अप्रोच क्लोज का इस्तेमाल करके आप प्रोस्पेक्ट को एक आपत्ति बताने के लिए विवश कर सकते हैं जिससे आप संभवतः निपट सकते हैं। आप इस अप्रोच क्लोज का इस्तेमाल लगभग हर प्रोडक्ट या सेवा के मामले में कर सकते हैं। जब आप सुझाव देते हैं कि बहुत सारे ग्राहक इसे पहले ही खरीद चुके हैं और खरीदते जा रहे हैं, तो आप शुरुआत में ही काफी सकारात्मक अपेक्षा जगा देते हैं। आप प्रोस्पेक्ट की उत्सुकता को सक्रिय कर देते हैं। आप उसे खुले दिमाग के साथ अपनी बात सुनने के लिए प्रेरित कर देते हैं। अंत में आप उसे मुझे इस बारे में सोचने दें कि टालमटोल करने से रोकते हैं और अगर वह झिझक रहा हो तो उसे कोई कारण बताने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रदर्शन क्लोज। यह एक शक्तिशाली क्लोजिंग तकनीक है जिसका इस्तेमाल आप बिक्री संबंधी चर्चा की शुरुआत में कर सकते हैं। यह अक्सर आपकी प्रस्तुति के अंत में बिक्री करने के लिए आवश्यक स्थितियां तैयार कर देती है। प्रदर्शन क्लोज एक शक्तिशाली प्रश्न से शुरू होती है जिसका उद्देश्य उस मुख्य परिणाम या लाभ को बताना है जो आपका प्रोडक्ट खरीदने पर ग्राहक को मिलेगा। साथ ही इसमें प्रोस्पेक्ट की पात्रता की जांच भी की जाती है। जब मैं म्यूचुअल फंड बेच रहा था तो यह विधि काफी असरदार साबित हुई। मैं इस प्रश्न से शुरुआत करता था, मिस्टर प्रोस्पेक्ट, अगर मैं आपको आज बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छा निवेश दिखा सकूं, तो क्या आप इसी समय $5000 का निवेश करने की स्थिति में हैं? चर्चा के केंद्र बिंदु को बदल दें। ये प्रश्न चर्चा की पूरी प्रकृति को ही बदल देता है। मुद्दा अब यह नहीं रहता है, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? अब तो मुद्दा ये हो जाता है, अगर मैं अपने शुरुआती प्रश्न में किए वादे को पूरा कर सकूं, तो आप कितना निवेश करने में सक्षम हैं? प्रोस्पेक्ट कह सकता है, हाँ, अगर निवेश उतना अच्छा है जितना आप बता रहे हैं, तो मैं आज ही 5000 का निवेश कर सकता हूँ। आप ये कहकर प्रोस्पेक्ट की पात्रता की आगे भी जांच कर सकते हैं। अगर आपको ये सचमुच पसंद आए, तो क्या आप 10,000 या इससे ज्यादा का निवेश कर सकते हैं? प्रोस्पेक्ट हाँ या ना कह सकता है। स्थिति चाहे जो हो, आप ज्यादा संकीर्णता से प्रोस्पेक्ट की पात्रता जांच कर रहे हैं और सटीकता से तय कर रहे हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इससे पहले कि आप अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में बात करना शुरू करें। मान लें, प्रोस्पेक्ट कहता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास $5000 हैं। तब आप पूछ सकते हैं, देखिए, तो क्या आप 3000 का निवेश कर सकते हैं, अगर यह सबसे अच्छा निवेश हो जो आपने कभी देखा है? इस पर प्रोस्पेक्ट कह सकता है, देखिए, अगर यह इतना ही अच्छा है, तो मैं शायद 3000 का निवेश कर सकता हूँ। पात्र प्रोस्पेक्ट। इन सवालों के साथ आपने प्रोस्पेक्ट की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में उसे सटीकता से पात्र बना लिया है। आपके सवालों का जवाब देकर अब वह आपको अपनी प्रस्तुति देने और यह साबित करने की अनुमति दे रहा है कि क्या आपके पास सबसे अच्छा निवेश है, सबसे अच्छा सौदा है, या सबसे अच्छा प्रस्ताव है, या विशेषताओं और लाभों का सबसे अच्छा तालमेल है, या वह जो भी सबसे अच्छी चीज हो जिसकी पेशकश आपने अपने शुरुआती प्रश्न में उसके सामने की है। फिर आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं और प्रदर्शित कर सकते हैं कि आप जो प्रस्ताव रख रहे हैं वह उसके लिए इस समय सभी बातों पर विचार करते हुए बेहद उत्कृष्ट है।
आपकी प्रस्तुति के अंत में वह ये नहीं कह सकता कि वह इसका खर्च नहीं उठा सकता या उसके पास इस वक्त पैसे नहीं हैं या उसे इस बारे में किसी से बातचीत करनी होगी। वह पहले ही तैयार हो चुका है कि अगर आपका प्रोडक्ट या सेवा उसके लिए उत्कृष्ट चयन होगी तो वह उसे इसी समय खरीदने की स्थिति में है। ये किसी भी प्रोडक्ट के साथ काम करता है। आप इस प्रदर्शन क्लोज का इस्तेमाल लगभग किसी भी प्रोडक्ट या सेवा की बिक्री प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर और सिस्टम बेचने, कारोबारी अवसर या वित्तीय निवेश सलाह बेचने, बीमा या कारोबारी सेवाएं बेचने के लिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप जीवन बीमा बेच रहे हों तो आप पूछ सकते हैं, मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, अगर मैं आपको बाजार में उपलब्ध सबसे वृहद बीमा पॉलिसी दिखा सकूं, जो आपकी, आपके परिवार की और आपके घर की रक्षा करती हो, शायद बाजार में सबसे कम उपलब्ध कीमत पर, तो क्या आप इसी समय निर्णय लेने की स्थिति में होंगे? जब मैं कंपनियों को बिक्री प्रशिक्षण बेच रहा था तब मैं पूछता था, मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, अगर मैं आपको अगले 6 से 12 महीनों में आपकी बिक्री 20 से 30% बढ़ाने का तरीका दिखा सकूं, तो क्या आप इसी समय आगे बढ़ने की स्थिति में हैं? मान लें, प्रॉस्पेक्ट जवाब देता है, देखिए, हाँ, अगर आप मुझे अपनी बिक्री 20 से 30% बढ़ाने का तरीका दिखा सकें तो मैं तुरंत निर्णय ले सकता हूं। अब आपका काम प्रॉस्पेक्ट को बस ये दिखाना है कि आपका प्रोडक्ट या सेवा निश्चित रूप से उस वादे को कैसे पूरा करेगी जो आपने शुरू में किया था। आप स्पष्ट जवाब मांग सकते हैं। प्रदर्शन क्लोज की सुंदर बात यह है कि प्रस्तुति के अंत में ये प्रॉस्पेक्ट को कोई जवाब देने के लिए विवश करती है। उसे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है या किसी दूसरे के साथ बात करने की ज़रूरत है या अपनी आर्थिक स्थिति की जांच करने की ज़रूरत है या ऐसा ही कोई दूसरा बहाना बनाने के बजाय उसे जवाब देना पड़ता है, क्योंकि उसने आपको तुरंत एक जवाब देने का वादा किया है, या तो हाँ में या न में। खरीदार के व्यक्तित्व प्रकार। व्यक्तित्व के 6 बुनियादी प्रकार हैं जिनसे बेचने में आपका हर दिन पाला पड़ता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन अलग अलग व्यक्तित्व शैलियों को पहचान लें और यह सीख लें कि इनमें से प्रत्येक से प्रभावी ढंग से कैसे निपटना है। 1. उदासीन खरीदार। बिक्री में आप जिस पहले प्रकार के व्यक्तित्व से मिलेंगे वह है उदासीन प्रॉस्पेक्ट। इस प्रकार के खरीदार कुल खरीदारों के 5% होते हैं। यह इस तरह का व्यक्ति होता है जो कभी कोई चीज नहीं खरीदने वाला, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो। वह आमतौर पर निराशावादी, आलोचनात्मक और प्रायः खिन्न या रुचिहीन होता है। उदासीन खरीदार को इस बात की परवाह नहीं होती कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है, ये कितना सस्ता है या ये दूसरे लोगों के लिए कितना सफल है। वह इसे नहीं खरीदने वाला, भले ही आप इसे कौड़ियों के मोल दे रहे हों। आप कभी कभार उदासीन खरीदारों से टकरा जाते हैं। आमतौर पर उनके खुद के व्यक्तिगत और कारोबारी जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं। वे खुद पर, जीवन पर और आप पर निराश होते हैं। उनके पास इतनी सारी समस्याएं होती हैं कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं होती कि आप क्या प्रस्ताव दे रहे हैं। आप किसी उदासीन खरीदार को $5 की चीज खरीदने पर $100 का पुरस्कार देने को तैयार हों तो भी वह इसे नहीं खरीदेगा। भले ही आप किसी उदासीन खरीदार को $5 की चीज खरीदने पर $100 का पुरस्कार देने को तैयार हों, लेकिन वह फिर भी इसे नहीं खरीदेगा। वे आपका समय बर्बाद करते हैं। मेरा एक मित्र एक बार एक उत्कृष्ट प्रोडक्ट $295 में बेच रहा था। जिस व्यक्ति से वह बात कर रहा था वह इसे खरीदने और इसका इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह पात्र था। उसे इसकी ज़रूरत थी और वह इसका खर्च उठा सकता था, लेकिन वह उदासीन खरीदार था। मेरा मित्र जो भी कहता था, ग्राहक जवाब देता था, ये बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है। अंत में सेल्स पर्सन ने चिढ़कर पूछा, अगर मैं आपको ये $200 में दूं तो आप क्या कहेंगे? ये फिर भी महंगा है। मेरे सेल्समैन मित्र ने पूछा, $100 में? उदासीन खरीदार ने कहा, मैं फिर भी इसका खर्च नहीं उठा सकता। उद्धरण चिन्ह। अंत में मेरे मित्र ने कहा, $5 में? मैं फिर भी इसे नहीं खरीदूंगा। यह आम उदासीन खरीदार है। उन्हें परवाह ही नहीं है। वे नकारात्मक और उदासीन हैं। इन लोगों से मिलते ही आप इन्हें तुरंत पहचान जाएंगे। उनके साथ खुद को थकाने के बजाय जितनी विनम्रता से पीछा छुड़ा सकते हो, छुड़ा लें और विदा लें। जाकर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें जिसके खरीदने की ज्यादा संभावना होगी। 2. स्वनिर्णायक खरीदार। खरीदारों के व्यक्तित्व प्रकार के पैमाने के दूसरे छोर पर आपको स्वनिर्णायक खरीदार मिलता है। ये खरीदार उदासीन खरीदार के ठीक विपरीत होता है।
ये खरीदार भी बाजार के कुल ग्राहकों के लगभग 5% होते हैं। स्वनिर्णायक खरीदार सटीकता से जानता है कि वह क्या चाहता है, वह सटीकता से कौन सी विशेषताएं या लाभ चाहता है और वह आपको सटीकता से कितनी कीमत चुकाने का इच्छुक है। अगर आपके पास वह है जिसकी उसे तलाश है, तो वह इसे तुरंत उसी समय ले लेगा और या तो कोई सवाल नहीं पूछेगा या फिर बहुत कम पूछेगा। वह सकारात्मक, सुखद होता है और उसे बेचना खुशी भरा अनुभव होता है। आपको तो बस उसे उसका मनचाहा प्रोडक्ट देना होता है और बिक्री हो जाती है। ये खरीदार दुर्लभ होते हैं। उदासीन खरीदार की तरह ही स्वनिर्णायक खरीदार भी कम ही होते हैं और कभी 20 प्रोस्पेक्टों में एक से ज्यादा नहीं होते। लेकिन अगर आप पर्याप्त लोगों से मिलते हैं तो बीच बीच में आप इन स्वनिर्णायक खरीदारों से टकरा जाते हैं और बिक्री इतनी आसान होती है कि आप खुद से कहते हैं, अगर मैं सारे समय इसी तरह बेच सकूं तो जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। स्वनिर्णायक खरीदारों से पेश आते समय हमेशा उन्हें सटीकता से वही बेचें जो वे चाहते हैं। उन्हें कोई दूसरी या अलग चीज बेचने की कोशिश न करें और विशेषताओं में हेरफेर न करें। आप उन्हें थोड़ी अतिरिक्त जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उनका दिल जिस पर आ चुका है उसे बदलवाने के लिए उनसे बात करने की कोशिश न करें। अगर आपके पास उनकी मनचाही चीज नहीं है तो उन्हें तुरंत बता दें कि आपके पास यह नहीं है और उन्हें सुझाव दे दें कि वे इसे कहां पा सकते हैं। 3. विश्लेषणात्मक खरीदार। तीसरे प्रकार का खरीदार विश्लेषणात्मक खरीदार होता है। ये बाजार के लगभग 25% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार का खरीदार आत्मनिर्भर और कार्य केंद्रित होता है। वह खास बहिर्मुखी नहीं होता, लेकिन वह सटीकता और विवरण की काफी परवाह करता है। सटीकता विश्लेषणात्मक खरीदार की प्रमुख प्रेरणा होती है। आप इन लोगों को किसी ऐसे क्षेत्र में पाएंगे जिसमें सफल होने के लिए विवरण केंद्रित होने की जरूरत होती है। वे अकाउंटेंट, इंजीनियर, बैंकर, फाइनेंसर, लोन ऑफिसर और कंप्यूटर विशेषज्ञ होंगे। वे आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उनका मूल केंद्र आपके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की सटीक संख्या, विवरण और विशेषताएं होंगी। धीमे और सटीक हों। जब आप किसी विश्लेषणात्मक खरीदार से पेश आ रहे हों तो आपको धीमे हो जाना चाहिए और सामान्यीकरण से बचना चाहिए। निश्चित और स्पष्ट बने। अपनी कही हर बात कागज पर साबित करने के लिए तैयार रहें। आप अपने प्रोडक्ट या सेवा के ग्राहक को मिलने वाले लाभों के बारे में जितने निश्चित रहेंगे, इस व्यक्ति के लिए अंततः खरीदने का निर्णय लेना उतना ही ज्यादा आसान होगा। आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसकी लागत क्या है, ये कैसे प्रदर्शन करता है, इसकी सर्विसिंग कैसे की जाएगी आदि के बारे में आप उसे जितने ज्यादा विवरण देते हैं वह उतना ही ज्यादा खुश होगा। ये खरीदार विवरणों से प्रेम करते हैं। वे बैठकर विवरणों, चार्टों और ग्राफों का घंटों तक अध्ययन कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक खरीदार जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते हैं। वे अपना मन बनाने में धीमे होते हैं। उन्हें आपकी सामग्री के साथ अकेले छोड़े जाने की जरूरत होती है ताकि वे उस पर चिंतन, मनन और विश्लेषण कर सकें। वे अक्सर स्पष्टता के लिए आपसे कई सवाल पूछेंगे। इन लोगों से जल्दबाजी कराने में कोई तुक नहीं है। वे पैसे बचाने या सौदे की गति बढ़ाने के बारे में उतने चिंतित नहीं हैं जितने कि सही निर्णय लेने के बारे में हैं। 4. संबंधात्मक खरीदार। आपका एक और तरह के ग्राहक से पाला पड़ेगा। वह है संबंध केंद्रित व्यक्ति। ये ग्राहक बाजार के लगभग 25% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बेचते हैं। उनमें स्वतः पूर्ण होने की प्रवृत्ति होती है और वे खास प्रफुल्लित या वाचाल नहीं होते हैं। आपको उनके साथ अच्छा मेल मिलाप करने के लिए धीमा और तनावरहित होना चाहिए। संबंध बनाने वाले लोग दूसरे लोगों की बहुत परवाह करते हैं। वे इस बारे में संवेदनशील होते हैं कि लोग विभिन्न विषयों पर कैसा सोचते और महसूस करते हैं। किसी प्रोडक्ट या सेवा पर विचार करते वक्त उन्हें चिंता होती है कि उनके चयनों पर दूसरे लोग कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। वे कल्पना करते हैं कि लोगों की सकारात्मक या नकारात्मक राय क्या हो सकती है और वे अक्सर दूसरे लोगों की राय के बारे में बेहद संवेदनशील होते हैं। संबंध बनाने वाले लोग स्वाभाविक तौर पर सहायक पेशों की ओर झुकाव रखते हैं। वे शिक्षक, कार्मिक प्रशासक, मनोवैज्ञानिक, नर्स और सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। उन्हें इस बात की जरूरत होती है कि लोग उन्हें पसंद करें। इस प्रकार का ग्राहक इस बारे में चिंता करता है कि अगर उसने कोई खास प्रोडक्ट या सेवा खरीदा तो लोग क्या सोच सकते हैं। उसे इस बारे में किसी से बात करने की जरूरत हमेशा होती है, प्रायः बहुत से लोगों से।
कई बार तो उसे अपने परिवार के हर सदस्य से, साथ ही अपने मित्रों और सहयोगियों से भी पूछना पड़ता है, तभी वह कोई नया प्रोडक्ट या सेवा खरीद सकती है। संबंध बनाने वाले लोगों की बुनियादी प्रेरणा दूसरों के साथ अच्छी तरह मिलजुल कर रहने की होती है। वे अपने आसपास के लोगों के बीच मधुर संबंध और खुशी की तलाश करते हैं और किसी कारण किसी व्यक्ति के दुखी होने के विचार से दुखी हो जाते हैं। दूसरे खुश ग्राहकों पर उसका ध्यान केंद्रित करें। जब आप किसी संबंध बनाने वाली महिला को कोई प्रोडक्ट या सेवा बेच रहे हैं, तो वह आपसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोगों के बारे में बहुत से सवाल पूछेगी। वह जानना चाहेगी कि क्या प्रोडक्ट लोकप्रिय होगा और उन दूसरे लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा जो उसकी खरीदारी से प्रभावित होंगे। वह ये सुनिश्चित करना चाहती है कि दूसरे इसे आकर्षक और उपयुक्त माने। अगर आप उसे कोई घर बेच रहे हैं, तो उसकी मुख्य चिंता घर देखने वाले दूसरे लोगों की संभावित प्रतिक्रियाएं होंगी। जब आप किसी संबंध बनाने वाले व्यक्ति को कपड़े या कार बेचते हैं, तो उसकी मुख्य रुचि इस बात में होगी कि दूसरे लोग उसके चयन पर कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। एक रिश्ता बनाएं। संबंध बनाने वाले लोग आपके बारे में बात करना और सवाल पूछना पसंद करते हैं। उनकी इस बारे में भी रुचि होती है कि आप कैसा सोचते और महसूस करते हैं। वे प्रोडक्ट या सेवा के बारे में बात करना पसंद करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि दूसरे लोगों ने इसे खरीदने और इस्तेमाल करने पर कैसी प्रतिक्रिया की है। वे सेल्सपर्सन के साथ एक संबंध विकसित करना चाहते हैं, तभी वे इतने आरामदेह महसूस कर पाते हैं कि आपके प्रोडक्ट या सेवा के बारे में बात करें। जब आप किसी संबंध बनाने वाले व्यक्ति या भावनात्मक खरीदार के साथ पेश आएं, तो वह आपको जानने में 1-2 घंटे बिता सकती है और फिर चाहती है कि आप उसके साथ संबंध बनाने में 1-2 घंटे और बिताएं। वह आपके साथ आरामदेह महसूस करना चाहती है, ताकि वह आपके और आपके प्रोडक्ट या सेवा के बारे में मन बना सके। उनके साथ जल्दबाजी न करें। संबंध बनाने वाले खरीदार अपना मन बनाने या निर्णय लेने में धीमे होते हैं। वे आमतौर पर झिझकते हैं और अनिर्णायक होते हैं। वे चीज़ों के बारे में बहुत सोचना पसंद करते हैं। वे आपका प्रोडक्ट खरीदने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अगर एक भी दूसरा व्यक्ति उनके निर्णय की आलोचना कर दे या उसे नापसंद कर दे, तो वे अपना इरादा पूरी तरह बदल सकते हैं। संबंध केंद्रित खरीदारों के साथ पेश आते वक्त आपको धैर्यवान, संवेदनशील और विचारशील बनने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। 5. ड्राइवर खरीदार। 5वें प्रकार का खरीदार किसी अन्य व्यक्तित्व प्रकार से ज्यादा कार्य केंद्रित होता है। उसमें डायरेक्टर का व्यक्तित्व होता है। वह स्पष्टवादी तथा अधीर होता है और सीधे बिंदु तक पहुंचना चाहता है। वह व्यवहारिक होता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है परिणाम पाना। चूंकि कार्य केंद्रित खरीदार अधीर और बहिर्मुखी होता है, इसलिए वह आपके साथ स्पष्टवादी और मुद्दे तक सीमित रहेगा। वह ये जानना चाहेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, यह क्या करता है, उसे कौन से परिणाम मिलेंगे, इसकी लागत कितनी है। वह ये विश्वास कैसे कर सकता है कि आपका प्रोडक्ट आपके वादों पर खरा उतरेगा और इसमें कितना लंबा समय लगेगा। सीधे बिंदु पर आएं। इस तरह का खरीदार छुटपुट बातचीत पसंद नहीं करता और उसकी सेल्सपर्सन के साथ मधुर संबंध बनाने में कोई रुचि नहीं होती। वह फटाफट अंतिम बिंदु पर पहुंचना और निर्णय लेना चाहता है, हाँ या नहीं। परिणाम केंद्रित या कार्य केंद्रित व्यक्ति उन पेशों की ओर रुझान रखते हैं जहां उनका स्वभाव सबसे ज्यादा मांग में होता है। वे उद्यमी, महत्वाकांक्षी सेल्स पीपल और सेल्स मैनेजर बन जाते हैं। वे उन पदों पर सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं जहां वे मापे जा सकने वाले परिणामों के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं। वे फायर चीफ और SWAT टीमों के मुखिया होते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो काम को तेजी से कराते हैं और अच्छी तरह कराते हैं। वे व्यस्त और तल्लीन होते हैं। कार्य केंद्रित खरीदार व्यस्त होते हैं। आप उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और उन्हें उस चीज से दूर रख रहे हैं जिसे वे आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वे चाहते हैं कि आप तुरंत मुद्दे की बात पर आ जाएं। वे इस बारे में लंबी भूमिका नहीं चाहते कि आपके प्रोडक्ट या सेवा को कैसे बनाया जाता है। वे तो आपसे बस इस सवाल का जवाब चाहते हैं, इसमें मेरे लिए क्या है। वे तो आपसे बस इस सवाल का जवाब चाहते हैं, इसमें मेरे लिए क्या है। इस प्रकार के खरीदार के साथ व्यवहार करना आनंद भरा होता है, बशर्ते आप ये प्रदर्शित कर सकें कि आपका प्रोडक्ट या सेवा उसे वे परिणाम दिला देगा जो वह चाहता है। सभी खरीदारों की तरह वह बेहतरी चाहता है और यह जितनी जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट उसके जीवन या काम धंधे को बेहतर बनाएगा, वह आपको उतनी ही जल्दी हाँ का जवाब दे देगा।
कार्य केंद्रित खरीदार निर्णायक और स्पष्ट होते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और अगर आपके पास यह है तो वे इसे तुरंत पाना चाहेंगे और तुरंत ही इसका इस्तेमाल शुरू करना चाहेंगे। जब आप इस जैसे किसी खरीदार से मिलते हैं तो आपको अपनी प्रस्तुति की गति बढ़ा लेनी चाहिए, जल्दी से मुद्दे की बात पर आ जाना चाहिए और उसे मिलने वाले विशिष्ट परिणामों या लाभों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार के खरीदारों की संख्या लगभग 25% होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या बेचते हैं। 6. सामाजिक खरीदार। छठे प्रकार का खरीदार सामाजिक प्रकार का खरीदार होता है। ये बहिर्मुखी होता है। वह परिणाम पाने के लिए लोगों के साथ और उनके जरिए काम करना पसंद करता है। उसे अक्सर एकीकृत खरीदार कहा जाता है, क्योंकि वह लोगों पर और काम पर केंद्रित होने के बीच एक अच्छे संतुलन के साथ काम करता है। इस प्रकार का खरीदार उन क्षेत्रों की ओर रुझान रखता है जिनमें काम कराने के लिए अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच बहुत समन्वय की जरूरत होती है। वे सुपरवाइजर, मैनेजर और एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, साथ ही ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, बड़ी पेशेवर फर्मों के वरिष्ठ प्रशासक, गैर लाभकारी संगठनों के प्रेसिडेंट और अन्य पदों पर आसीन हो जाते हैं, जहां लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत से अलग अलग प्रकार के लोगों को समन्वित करने की योग्यता जरूरी होती है। सामाजिक खरीदार उपलब्धि केंद्रित होता है। उसकी बहिर्मुखी सामाजिक प्रकृति की वजह से इस व्यक्ति की मुख्य चिंता वह खुद और दूसरे लोग हैं। उसे आपके बारे में भी बात करना उतना ही पसंद होता है जितना कि खुद के बारे में। वह उपलब्धियों और परिणामों के बारे में बात करना पसंद करता है। वह आपको ये बताकर खुश होता है कि उसने अतीत में क्या किया है और उसकी आपके तथा आपकी उपलब्धियों के बारे में जानने में बहुत रुचि होती है। कई बार सामाजिक खरीदार बहुत जल्दी सहमत हो जाता है, लेकिन उसे विवरण याद नहीं रहते। हो सकता है कि वह आपके साथ किसी चीज को करने या आपसे कुछ खरीदने के बारे में सहमत हो जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद इसके बारे में पूरी तरह भूल जाए। या इससे भी बुरी बात, उसे बातचीत बिल्कुल अलग रूप में याद हो और वह मुलाकात की आपकी व्याख्या सुनकर हैरान भी हो सकता है। इसे कागज पर लिख लें। जब आप इस प्रकार के बहिर्मुखी खरीदार से मिलें तो किसी तरह ही सहमति बनते ही आपको इसे लिख लेना चाहिए और उसे एक प्रति दे देनी चाहिए। याद रखें, इस प्रकार के खरीदार के साथ समझ गलतफहमियों को रोकती है। इस प्रकार के खरीदार ग्राहक बाजार में लगभग 25% होते हैं। आप हमेशा बता सकते हैं कि आप कब किसी सामाजिक प्रकार के खरीदार से मिलते हैं, क्योंकि वह गर्मजोशी से भरा, दोस्ताना, बहिर्मुखी होगा, आप में रुचि लेगा और बहुत से सवाल पूछेगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नीति। ज्यादातर सफल सेल्स पीपल या तो सामाजिक या डायरेक्टर होते हैं या उनमें इन दोनों शैलियों का तालमेल होता है। संबंध बनाने वाला सेल्स पर्सन आमतौर पर दूसरों की राय के प्रति इतना ज्यादा संवेदनशील होगा कि वह कभी ऑर्डर ही नहीं मांगेगा या बिक्री को क्लोज करने की कोशिश ही नहीं करेगा। विश्लेषणात्मक प्रकार का सेल्स पर्सन विवरणों और जानकारी को इकट्ठी करने के बारे में इतना ज्यादा चिंतित रहेगा कि वह कभी किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने ही नहीं जाएगा। अगर वह प्रोस्पेक्ट से मिलने चला भी जाए तो वह उस प्रोस्पेक्ट के बारे में और जानकारी हासिल करने के बारे में इतना ज्यादा चिंतित रहेगा जितना कि ऑर्डर मांगने के बारे में नहीं रहेगा। बिक्री में एक बड़ी समस्या यह है कि हम सभी में संसार को अपनी खुद की नजरों से देखने की प्रवृत्ति होती है। फलस्वरूप हम में हर व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है मानो वे हमारे ही जैसे हों। अगर आप सामाजिक प्रकार के सेल्स पर्सन हैं तो आप हर एक के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे मानो वे भी सामाजिक हों। यदि आप डायरेक्टर प्रकार के सेल्स पर्सन हैं तो आप स्पष्टवादी और मुद्दे तक सीमित रहेंगे और जब आप लोगों को खरीदने के अच्छे कारण दिखा देते हैं तो आप उनसे तुरंत निर्णय लेने की उम्मीद करेंगे। व्यक्तित्व का लचीलापन। बिक्री में सफलता पाने के लिए आपको व्यक्तित्व का लचीलापन विकसित करना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप जिस प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं उसका आंकलन करने में कुछ पल लगाएं और अपने व्यक्तित्व को उसी अनुरूप ढाल लें। यदि आप किसी संबंध बनाने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो धीमे हो जाएं, बहुत सारे सवाल पूछें और संबंध पर ध्यान केंद्रित करें। ये समझने में प्रोस्पेक्ट की मदद करें कि सभी प्रभावित लोग आपके प्रोडक्ट या सेवा की प्रशंसा करेंगे। कभी भी उस व्यक्ति को जल्दबाजी या हड़बड़ी में लाने की कोशिश न करें या उससे तुरंत निर्णय लेने को न कहें। धीरे धीरे और धैर्य से बढ़कर आप अंततः संबंध जोड़ने वाले खरीदार के साथ सफल होंगे। जब आप किसी विश्लेषक से मिल रहे हों तो एक बार फिर आपको धीमे होना चाहिए और विवरणों पर केंद्रित होना चाहिए। हर सवाल का जवाब देने में समय लें, बेहतर होगा कि लिखित में।
अपने दावों के संदर्भ में विशिष्ट रहें। अपनी बातचीत में मौन की अनुमति दें और आपने अभी अभी जो कहा है प्रोस्पेक्ट को उस बारे में सोचने का समय दें। धैर्यवान, विनम्र और लगनशील बनें। ग्राहक जो चाहता है वह उसे दें। ड्राइवर प्रकार के खरीदार के साथ पेश आते वक्त आपको सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। भले ही आप सामाजिक हों और आपको बातें करना तथा लोगों से जान पहचान करना अच्छा लगता है, लेकिन ड्राइवर खरीदार के साथ बात करते समय आपको इस प्रवृत्ति को काबू में रखना चाहिए। इसके बजाय उसके प्रश्नों के सीधे जवाब दें और उस अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके प्रोडक्ट या सेवा का इस्तेमाल करने पर उसे मिलेगा। ड्राइवर खरीदार को जितना ज्यादा विश्वास होता है कि आपका प्रोडक्ट या सेवा कम समय में उसकी मदद करेगी, वह उतनी ही तेजी से खरीदने का निर्णय लेगा। जब आप सामाजिक खरीदार से मिल रहे हों तो सकारात्मक और खुले बनें। जब प्रोस्पेक्ट व्यक्तिगत या कारोबारी मसलों के बारे में बात करने लगे जिनका आपके प्रोडक्ट से कोई लेना देना न हो, तो धीरे से बातचीत को दोबारा अपनी यात्रा के कारण पर केंद्रित कर लें। जब प्रोस्पेक्ट आगे बढ़ने के लिए सहमत हो जाए तो बिक्री का ऑर्डर तुरंत ले लें और जल्दी से जल्दी हस्ताक्षर करा लें, वरना वह भूल सकता है। दूसरों का अवलोकन और विश्लेषण करने में समय लगाएं। बेचना शुरू करने से पहले पता लगाएं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। इसके बाद अपने जवाब और प्रस्तुति इस तरह दें कि यह आपके बजाय उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे। इससे भी बेहतर यह रहेगा कि आप 4 अलग-अलग प्रकार की बिक्री प्रस्तुतियां तैयार कर लें। विश्लेषक, विचारक, संबंध बनाने वाला, व्यक्ति प्रधान व्यक्ति, डायरेक्टर, ड्राइवर और सामाजिक उपलब्धि प्रकार के खरीदार। जब आप खुद को अलग अलग प्रकार के ग्राहकों से मिलते पाएं तो भिन्न भिन्न बिक्री भूमिकाओं में अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल साथ चलना। जब सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्ट के साथ कुछ हद तक विश्वास और तालमेल जमा लेता है, उसके बाद ही बिक्री प्रक्रिया की सच्ची शुरुआत होती है। विश्वास आज बिक्री प्रक्रिया का प्रमुख घटक है। जब तक कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता और आप पर विश्वास नहीं करता, तब तक वह आपके प्रोडक्ट के बारे में विश्वास नहीं करेगा कि यह उसके या उसकी कंपनी के लिए कितना अच्छा हो सकता है। विश्वास ही सब कुछ है। प्रोडक्ट या सेवा जितनी बड़ी होती है, आमतौर पर विश्वास और तालमेल की भावना बनाने में उतना ही लंबा समय लगता है। बड़े प्रोडक्ट या सेवाओं के मामले में पहली मुलाकात तो एक दूसरे को टटोलने और यह एहसास करने में ही बीत सकती है कि सेल्स पर्सन और कंपनी के बीच अच्छा तालमेल बनता है या नहीं। विश्वास बनाने का तरीका। किसी बिक्री संबंध में विश्वास बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है प्रोस्पेक्ट से सवाल पूछना और गौर से जवाब सुनना। आप ये जितना ज्यादा दिखाते हैं कि आप प्रोस्पेक्ट और उसकी स्थिति में सचमुच रुचि लेते हैं, प्रोस्पेक्ट आपको जानकारी देने और आपके सुझाव स्वीकार करने के प्रति उतना ही ज्यादा खुला होगा। और कभी भी अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में तब तक बात शुरू न करें जब तक कि आप मित्रता घटक को सक्रिय न कर लें। आपको मित्रता का बंधन विकसित करना होता है, तभी आप किसी ग्राहक संबंध के विकास में पुल बना सकते हैं। ग्राहक सतर्क होते हैं। महंगे, अत्याधुनिक प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा समय लगता है, जिनका जीवन और इंस्टॉलेशन समय लंबा होता है। उनमें अक्सर उस बिंदु तक पहुंचने में ही 3-4 यात्राएं लग जाएंगी, जहां संबंध इतना शक्तिशाली हो कि आप व्यवसाय पर गंभीरता से बात कर सकें। यह असामान्य नहीं है कि बिक्री प्रक्रिया में 6 महीनों या अधिक की बैठकों और प्रस्तावों की आवश्यकता पड़े, तब कहीं जाकर ग्राहक एक बड़ा, दीर्घकालीन वादा करने लायक आरामदेह महसूस करे। धैर्यवान बने। इस सावधानी और विलंब के पीछे एक अच्छा कारण है। कई मामलों में प्रोस्पेक्ट की प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि उसका करियर भी दांव पर लगा हो सकता है। यदि वह अपनी कंपनी के लिए गलत खरीदारी निर्णय ले ले तो इससे उसकी नौकरी पर आंच भी आ सकती है। उसकी पदोन्नति की जा सकती है, यहाँ तक कि उसे निकाला भी जा सकता है। इस वजह से वह गलती करना गवारा नहीं कर सकता। जल्दी ही पात्रता की जांच शुरू करें। ग्राहक के साथ अपनी पहली मुलाकात में अप्रोच क्लोज या प्रदर्शन क्लोज का इस्तेमाल करें। इससे आपको तुरंत ही उसकी पात्रता जांच करने में मदद मिलती है। इन सवालों में से एक या दोनों क्लोज आपको शुरुआत में ही बता देती हैं कि वह आपके प्रोडक्ट के लिए बाजार में है या नहीं। यदि मैं आपको ठीक वही कार दिखा सकूं जिसकी आपको तलाश है, शायद शहर में सबसे अच्छी कीमत पर, तो क्या आप इसे ड्राइव पर ले जाने में रुचि लेंगे? यदि प्रोस्पेक्ट कहता है, नहीं, मैंने अभी अभी एक कार खरीदी है और मुझे कुछ सालों तक दूसरी कार की जरूरत नहीं होगी, तो आप जान जाते हैं कि यह व्यक्ति प्रोस्पेक्ट नहीं है। उसकी स्थिति के बारे में ज्यादा समझने और उच्च गुणवत्ता का संबंध स्थापित करने की कोशिश में कोई तुक नहीं है।
वह बाजार में ही नहीं है। प्रस्तुति का उद्देश्य आपका शुरुआती प्रश्न ये पता लगाने के बारे में होता है कि आप जो बेच रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति उस चीज के लिए प्रोस्पेक्ट है या नहीं। बाद के प्रश्नों का उद्देश्य प्रोस्पेक्ट की पात्रता की आगे जांच करना है और उन प्रमुख कारणों का पता लगाना है जिनसे वह खरीद सकता है। हर प्रोडक्ट में बहुत सी विशेषताएं और लाभ होते हैं। कहावत है, विशेषताएं दिलचस्पी जगाती हैं, लेकिन लाभ खरीदने की इच्छा जगाते हैं। प्रस्तुति का उद्देश्य उन विशेषताओं को समझाना है जो आपके प्रोडक्ट या सेवा में शामिल हैं। इसका उद्देश्य उन लाभों को प्रदर्शित करना भी है जो आपके प्रोस्पेक्ट को उससे मिलते हैं। आप एक तरह के जासूस होते हैं। आप उन सुरागों की तलाश कर रहे हैं जो आपको बिक्री की ओर ले जाएंगे। आप प्रोस्पेक्ट की खरीदारी में रुचि जगाने के उद्देश्य से विशेषताओं और लाभों की प्रस्तुति दे रहे हैं। आप उन कारणों को खोजने के लिए देख और सुन रहे हैं कि वह क्यों खरीदेगा। एक समय में एक ही विशेषता लाभ प्रस्तुत करें। आपकी प्रस्तुति की प्रक्रिया आपके प्रोडक्ट या सेवा पर उपलब्ध सारी जानकारी बताना नहीं है। ये तो एक समय में एक विशेषता या एक लाभ दिखाना है और यह पता लगाना है कि इनमें से किन लाभों में आपके प्रोस्पेक्ट की सबसे ज्यादा रुचि है। अगर आपके पास घटते महत्व के क्रम में 10 विशेषताएं और लाभ हैं, जिनमें आपके प्रोडक्ट द्वारा दिया जाने वाला सबसे आकर्षक लाभ सबसे ऊपर और सबसे कम आकर्षक सबसे नीचे हो, तो अपनी विशेषताओं और लाभों पर से उसी क्रम में पर्दा हटाएं। जब आप अपना दूसरा सबसे वांछित लाभ बताएं और अगर उसी पर आपका प्रोस्पेक्ट उत्साहित हो जाए और गहन रुचि लेने लगे, तो फिर आप उस लाभ पर केंद्रित हो सकते हैं और क्लोज की ओर बढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। बिक्री पूरी करें। एक बार जब ये स्पष्ट हो जाता है कि आपका ग्राहक आपके प्रोडक्ट के किसी खास लाभ को सबसे ज्यादा चाहता है, तो आपको नंबर 3 से नंबर 10 तक जाने की जरूरत नहीं रहती है। जब आप हॉट बटन खोज लें, तो उस खास लाभ पर ध्यान केंद्रित करें। ग्राहक को दिखाएं कि जब वह आपका प्रोडक्ट खरीदता है, तो वह किस तरह उस लाभ का आनंद ले सकता है। प्रोस्पेक्ट आपकी प्रस्तुति के किसी खास बिंदु की प्रतिक्रिया में कहता है, वाह, ये बेहतरीन है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, हमें यहाँ उसकी जरूरत है। इस जैसी किसी चीज को पहुंचाने में कितना समय लगता है। जब ये हो, तो आप तुरंत ही ऑर्डर मांग सकते हैं। आपको आगे बात करने की जरूरत नहीं है। बस कहें आपको कितनी जल्दी इसकी जरूरत है और बिक्री को क्लोज कर दें। खरीदार कई बार उसी समय तैयार होते हैं। मैं एक शीर्षस्थ म्यूचुअल फंड सेल्स पर्सन से मिला था जिसने अपनी बिक्री प्रस्तुति तैयार करने में बरसों लगाए थे। ये सामान्य से विशेष की ओर जाती थी। इसमें हर वह लाभ शामिल था जो निवेशक को किसी म्यूचुअल फंड से मिल सकता था। पूरी प्रस्तुति में 32 अलग अलग बिंदु थे जिनमें से किसी पर भी वह बिक्री को क्लोज कर सकता था। उसने मुझे बताया कि हर प्रोस्पेक्ट जब पहली बार सेल्स पर्सन से मिलता है, तो या तो वह खरीदने के बहुत करीब होता है या बहुत दूर होता है। दरअसल ज्यादातर प्रोस्पेक्ट कहीं बीच में होते हैं। कुछ प्रोस्पेक्टों को हाँ कहने के लिए बस 1-2 कारणों की जरूरत होती है। बाकी प्रोस्पेक्टों को बिक्री की ज्यादा लंबी प्रक्रिया की जरूरत होती है, तभी वे खरीदने को तैयार होते हैं। उसने अपनी बिक्री प्रस्तुति इस तरह तैयार की थी ताकि वह किसी भी मिलने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ प्रभावी हो, चाहे वह खरीदारी के चक्र में किसी भी अवस्था में हो। जल्दी ऑर्डर मांग लें। कई बार वह किसी बहुत ज्यादा पात्र प्रोस्पेक्ट के साथ बिल्कुल शुरुआत में ही क्लोज कर सकता था। अपनी म्यूचुअल फंड प्रस्तुति में वह इस तरह का सवाल पूछकर शुरुआत करता था, क्या आप आज बाजार में सबसे कम संभव जोखिम के साथ अपने पैसे पर सबसे ज्यादा लाभ पाने का तरीका देखना चाहेंगे? यदि प्रोस्पेक्ट हाँ कहता था, तो मेरा मित्र एक कागज निकालता था और उस पर 2 गोले खींचता था। वह कहता था, मिस्टर प्रोस्पेक्ट, ये 2 गोले बताते हैं कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर सकते हैं। अगर आप अपना पैसा पहले गोले में लगाते हैं, जो एक पारंपरिक बचत खाता है, तो आप टैक्स से पहले अपने पैसे पर 3 से 5% कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना पैसा दूसरे गोले में लगाते हैं, जो एक अच्छे प्रबंधन वाला म्यूचुअल फंड है, तो आप अपने पैसे पर 10 से 15% तक कमा सकते हैं और आपको उस पैसे पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप अपना पैसा न निकालें। आप इनमें से कौन सा पसंद करेंगे? प्रायः ग्राहक कहेगा, देखिए, मैं अपने पैसे पर 10 से 15% मुनाफा कमाना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। सेल्समैन कहता था, बेहतरीन, क्यों न हम इसी समय शुरू कर दें। सेल को क्लोज करने के लिए कदम उठाएं। फिर वह एक आवेदन पत्र लेता था, इसके दाएं हाथ के ऊपरी कोने पर तारीख लिखता था और पूछता था, आपके सरनेम की सही स्पेलिंग क्या है?
जब प्रॉस्पेक्ट उसे अपने नाम की स्पेलिंग बता देता था तो बिक्री हो जाती थी। इसके बाद वह विवरण लेता था और सौदे को अंतिम रूप दे देता था। ये सेल्समैन अंततः पूरे देश में अपने क्षेत्र में सबसे सफल और सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले लोगों में से एक बन गया। पहल रखें। कई बार प्रॉस्पेक्ट कहता था, जरा ठहरें, मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। वह तत्काल कहता था, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज आपके बचत खाते में कितना पैसा है? लगभग 5,000। मेरा मित्र फिर कहता था, मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, आप क्या सोचते हैं, कौन सा सबसे अच्छा है, 3 से 5% या फिर 10 से 15%? देखिए, मुझे लगता है कि 10 से 15% बेहतर है, उसका प्रॉस्पेक्ट प्रतिक्रिया करता था। बिल्कुल, क्या आपके पास चेकबुक है? फिर वह मान लेता था कि बिक्री हो चुकी है और वह ऑर्डर फॉर्म भरने लगता था। तब बिक्री को रोकने के लिए प्रॉस्पेक्ट को उसे रोकना होता था और ग्राहक उसे शायद ही कभी रोकता था। उसने यह पाया कि किसी पात्र प्रॉस्पेक्ट के साथ पेश आते समय वह सेल क्लोज करने में उसी समय जुट सकता है जिस समय प्रॉस्पेक्ट ये स्पष्ट कर देता था कि वह प्रोडक्ट खरीदने पर मिलने वाले बुनियादी लाभ को चाहता है। हमने इतने बरसों में यह पाया है कि कई बिक्रियां अनावश्यक रूप से ज्यादा लंबी खींचती हैं, क्योंकि सेल्स पीपल ऑर्डर मांगने के अनिच्छुक होते हैं और सौदे को क्लोज या पूर्णता पर नहीं लाते हैं। कई बिक्रियां अनावश्यक रूप से ज्यादा लंबी खींचती हैं, क्योंकि सेल्स पीपल ऑर्डर मांगने के अनिच्छुक होते हैं और सौदे को क्लोज या पूर्णता पर नहीं लाते हैं। मूर्त बनाम अमूर्त प्रोडक्ट बेचना। किसी मूर्त प्रोडक्ट पर सेल को क्लोज करने के लिए जिस तरीके की जरूरत होती है, किसी अमूर्त प्रोडक्ट को क्लोज करने के लिए उससे भिन्न तरीके की जरूरत होती है। जब आप कार, फोटोकॉपियर, सेल फोन या फ्रिज जैसे किसी मूर्त प्रोडक्ट पर प्रस्तुति दे चुके और प्रॉस्पेक्ट आगे कोई सवाल न पूछे तो आपको तुरंत ऑर्डर मांग लेना चाहिए। जब प्रॉस्पेक्ट पूरी तरह समझ जाए कि आप क्या बेच रहे हैं, ये कैसे काम करता है और इसका मालिक बनने से उसे कैसे लाभ होगा, तो ये सेल को क्लोज करने का समय है। जब आप अपनी प्रस्तुति पूरी कर लेते हैं तो प्रॉस्पेक्ट हर चीज जान जाता है जो वह आपके प्रोडक्ट या सेवा खरीदने और उसका आनंद लेने के बारे में कभी जान पाएगा। वह आपके या उसके जाने के बाद कोई नई या भिन्न चीज नहीं सीखेगा। ये बिक्री प्रस्तुति का चरम बिंदु है। इस बिंदु के बाद ग्राहक धीरे धीरे प्रोडक्ट की विशेषताओं और लाभों को भूल जाएगा और वह खरीदने की रुचि तथा इच्छा धीरे धीरे गंवा देगा। विनम्र लेकिन दृढ़ रहें। अगर प्रॉस्पेक्ट कहता है, देखिए, ये काफी अच्छा दिखता है, मुझे इस बारे में सोचने दें, तो तुरंत जवाब दें, मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, इस पल आप पहले ही हर चीज जान चुके हैं जो आप इस प्रोडक्ट के बारे में कभी जान पाएंगे। आपने मुझे जो बताया है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि यह आपके लिए एक उत्कृष्ट चयन है। आप इसे ले क्यों नहीं लेते? आप बहुत हैरान होंगे जब प्रॉस्पेक्ट अक्सर कहेगा, ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगर आप प्रॉस्पेक्ट को दूर जाने और इस बारे में सोचने का अवसर देते हैं तो संभावना इस बात की है कि प्रॉस्पेक्ट धीरे धीरे भूल जाएगा कि वह आपके प्रोडक्ट या सेवा के प्रति कभी आकर्षित भी क्यों हुआ था। इससे भी बुरी बात, प्रॉस्पेक्ट किसी दूसरे सेल्समैन से टकरा जाएगा जो थोड़ा ज्यादा दृढ़ होगा और उससे आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। ये सारे समय होता है। दोबारा फोन न करें। जब मैं नया सेल्समैन था और बेचना शुरू कर रहा था, तब मैं ऑफिस जाकर लगभग 100 स्थानीय रेस्तराओं के डिस्काउंट कार्ड बेच रहा था। कीमत $20 थी। जब भी कार्ड का मालिक इसे किसी रेस्तरां में दिखाता था तो उसे बिल पर 10 से 20% की छूट मिल जाती थी। कार्ड की कीमत 1-2 इस्तेमाल में ही वसूल हो जाती थी। यह एक आसान प्रोडक्ट था, एक आसान लाभ था, एक आसान निर्णय था और एक आसान बिक्री थी। लेकिन जब मैं बेचने के लिए बाहर निकलता था तो बहुत घबराया होता था। मैं अपनी प्रस्तुति देता था और फिर इंतजार करता था। प्रॉस्पेक्ट हमेशा कहता था, ठीक है, मुझे इस बारे में सोचने दें। मैं प्रॉस्पेक्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता था और उसे कुछ दिनों बाद दोबारा फोन करने का वादा करता था जब उसे इस बारे में सोचने का मौका मिल जाएगा। हैरानी की बात है, कोई भी इस बारे में सोच नहीं पाया और किसी ने भी कार्ड नहीं खरीदा। जब मैंने फोन किया तो प्रॉस्पेक्ट कभी उपलब्ध नहीं रहता था। अगर मैं लौटकर उसके ऑफिस जाता था तो मुझे अनिश्चित काल तक वेटिंग रूम में बैठा दिया जाता था। मैं लगभग कोई बिक्री नहीं कर पा रहा था और मैं उतावला हो रहा था। बत्ती जल गई। एक दिन अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे एहसास हुआ कि यह मैं था जिसकी वजह से प्रॉस्पेक्ट खरीदने से झिझक रहे थे। मैंने अपने दिमाग में पहले ही फैसला कर लिया था कि लोगों को इस बारे में सोचने की जरूरत है।
अगर प्रोस्पेक्ट झिझकता था तो मैं खुद ही यह सुझाव दे देता था, आप इस बारे में सोच क्यों नहीं लेते। उस दिन के बाद मैंने एक नई रणनीति इजाद की। जब मैं अपनी प्रस्तुति पूरी कर लेता था और प्रोस्पेक्ट कहता था, अच्छा मुझे इस बारे में सोचने दें, तो मैं कहता था, अफसोस है, मैं दोबारा फोन नहीं करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुझे याद है जब मैंने पहली बार किसी प्रोस्पेक्ट से यह कहा था, वह हैरान रह गया था, आपका क्या मतलब है। मैंने उसे बताया, मिस्टर प्रोस्पेक्ट, आप हर चीज जानते हैं जिसकी जरूरत आपको आज ही निर्णय लेने के लिए है। यह एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो एक दो इस्तेमाल में ही इसकी कीमत वसूल कर देता है। उसके बाद आप कार्ड की लागत का 5 या 100 गुना भी बचा सकते हैं। आप इसे ले क्यों नहीं लेते। मुझे हैरानी हुई जब प्रोस्पेक्ट ने कहा, ठीक है, इसमें समझदारी लगती है, मैं इसे ले लेता हूँ। मैं बेचने और क्लोजिंग के प्रति एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ बाहर निकला। अपनी अगली कॉल में मैंने वही चीजें की और कहीं। मुझे दोबारा बिक्री मिल गई। अपनी तीसरी कॉल में भी मुझे यही परिणाम मिले। जल्द ही मैं अपनी कंपनी में किसी दूसरे से ज्यादा बेच रहा था और उनमें से अधिकतर को मिलाकर भी उनसे ज्यादा बेच रहा था। मैंने लगभग हर मिलने वाले व्यक्ति को बेचा क्योंकि मैंने दोबारा फोन करने से इनकार कर दिया था। इस बारे में सोचें कि यह आपकी बिक्री पर भी कैसे लागू हो सकता है। अमूर्त चीजें भिन्न हैं। अगर आप कोई अमूर्त प्रोडक्ट बेच रहे हैं जहां प्रोस्पेक्ट आपकी पेशकश में शामिल उपयोगिता से लाभ उठाने की स्थिति में हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपको आमतौर पर एक से ज्यादा कॉल करने की जरूरत होती है। पहली कॉल में आप केवल प्रोस्पेक्टों को संदिग्ध लोगों से अलग करते हैं। आप सवाल पूछते हैं और ये तय करने के लिए प्रोस्पेक्ट की पात्रता जांच करते हैं कि क्या उसे आपके प्रोडक्ट या सेवा से लाभ हो सकता है। आप उसकी सटीक आवश्यकताओं का पता लगाते हैं और फिर कुछ सुझावों तथा शायद एक लिखित प्रस्ताव के साथ दूसरी मुलाकात करने का प्रस्ताव रखते हैं। बिक्री के 2 कदमों का इस्तेमाल करें। बीमा पॉलिसी, निवेश या किसी तरह की सेवा जैसे किसी अमूर्त प्रोडक्ट को बेचते समय जिसे ग्राहक की खास आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की जरूरत होती है, 2 कदमों की बिक्री का इस्तेमाल करें। पहली मुलाकात में आप ये तय करने के लिए सवाल पूछते हैं कि क्या प्रोस्पेक्ट को आपके प्रोडक्ट या सेवा से लाभ हो सकता है। दूसरी मुलाकात में आप कीमत, शर्तों आदि विवरणों से पूर्ण प्रस्ताव या सलाह के साथ लौटते हैं और प्रोस्पेक्ट को दिखाते हैं कि आप जो बेच रहे हैं उससे उसे सबसे ज्यादा लाभ कैसे हो सकता है। ज्यादा जटिल सेवा बेचते समय आप 2 कदमों की बिक्री का इस्तेमाल इस कारण करते हैं क्योंकि पहली मुलाकात में आप खरीदार को सुझाव देने की स्थिति में नहीं होते हैं। आपके पास ऑर्डर मांगने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं होती, न ही पर्याप्त तालमेल और विश्वास होता है। पूर्व योजना खराब प्रस्तुतियों को रोकती है। योजनाबद्ध प्रस्तुति बिक्री के पेशे में उच्च भुगतान पाने वाले पेशेवरों को कम भुगतान वाले नौसिखियों से अलग करने वाला लक्षण है। योजनाबद्ध प्रस्तुति अनसोची प्रस्तुति के मुकाबले 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। शीर्षस्थ 10% में आने वाले सभी बिक्री पेशेवर योजनाबद्ध प्रस्तुति का इस्तेमाल करते हैं। कम पैसे कमाने वाले जो लोग सेल्स पीपल के निचले 80% वाले समूह में होते हैं, वे ग्राहकों से मिलने पर बस वही कह देते हैं जो उनके मुंह से निकलता है। यह आपके लिए उचित मार्ग नहीं है। कम पैसे कमाने वाले जो लोग सेल्स पीपल के निचले 80% वाले समूह में होते हैं, वे ग्राहकों से मिलने पर बस वही कह देते हैं जो उनके मुंह से निकलता है। यह आपके लिए उचित मार्ग नहीं है। योजनाबद्ध प्रस्तुति सीखने और सिखाने की कदम दर कदम प्रक्रिया है। यह आपके शुरुआती प्रश्न से शुरू होती है। अपने शुरुआती प्रश्न से आप प्रोस्पेक्ट की स्थिति और आवश्यकताओं को जानने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसके बाद आप प्रोस्पेक्ट को ये सिखाने की प्रक्रिया पर आते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है और यह उसके लिए क्या कर सकता है। आप सामान्य से विशेष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ते हैं। दिखाएं, बताएं और सवाल पूछें। विशेषता और लाभ प्रस्तुति सबसे सरल प्रक्रिया है। हर विशेषता और लाभ के लिए आप जिस सरल प्रारूप का इस्तेमाल कर सकते हैं वह 3 हिस्सों का है: दिखाएं, बताएं और प्रश्न पूछें। मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो आप प्रोस्पेक्ट को कंप्यूटर पर लोड किया हुआ सॉफ्टवेयर दिखाएंगे। फिर आप प्रोस्पेक्ट को बताएंगे कि वह सॉफ्टवेयर उसके कारोबार को कैसे बेहतर बना सकता है। अंत में सवाल पूछें, क्या इससे आपके कारोबार में मदद मिलेगी। 3 हिस्सों की प्रस्तुति। आपके प्रोडक्ट को प्रस्तुत करने की 3 हिस्सों वाली एक और विधि इस तंत्र का इस्तेमाल करती है। इसके कारण आप ये कर सकते हैं, जिसका मतलब है
ये 3 हिस्से प्रोडक्ट की विशेषता, प्रोडक्ट के लाभ और फिर ग्राहक के लाभ हैं, जो असली कारण हैं जिनकी वजह से ग्राहक खरीदेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप दीवार पर टंगने वाला फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन बेच रहे हों, तो आप कह सकते हैं, इस फ्लैट स्क्रीन प्रोडक्ट की विशेषता के कारण आप हर कोण से देख सकते हैं प्रोडक्ट का लाभ, जिसका मतलब है कि आप अपने लिविंग रूम को अपने परिवार और मित्रों के लिए थिएटर में बदल सकते हैं। ग्राहक का लाभ, अपने प्रोडक्ट या सेवा की हर विशेषता तथा लाभ की सूची बनाएं और फिर दोनों तरह की प्रस्तुतियां लिखें। दिखाएं कि यह क्या है, बताएं कि यह क्या करता है और फिर फीडबैक या अनुमोदन मांगें। प्रोडक्ट की विशेषता को स्पष्ट करें, उस प्रोडक्ट के लिए उस विशेषता के लाभ बताएं और फिर ग्राहक को दोनों के लाभ बताएं। आपकी प्रस्तुतियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगी कि आप दंग रह जाएंगे। आपका प्रोडक्ट क्या करता है? किसी भी प्रोडक्ट या सेवा को प्रस्तुत करने की 2 अलग अलग नीतियां हैं, जिनमें से एक का इस्तेमाल पेशेवर करते हैं और दूसरी का नौसिखिए। पहली नीति, जिसका इस्तेमाल उच्च भुगतान वाले पेशेवर करते हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की होती है कि प्रोडक्ट क्या करता है। दूसरी नीति, जिसका इस्तेमाल कम भुगतान वाले नौसिखिए करते हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की होती है कि प्रोडक्ट क्या है। वास्तविकता में ग्राहक को तो बस इस बात की परवाह होती है कि प्रोडक्ट करता क्या है, इसमें उसके लिए क्या है। अगर आप कंपनियों को बेच रहे हैं, तो कोई भी किसी चीज को सिर्फ एक ही बुनियादी कारण से खरीदता है, पैसा या समय बनाने या बचाने के लिए। ये उसी के जवाब हैं जो आपका प्रोडक्ट या सेवा करती है। जब आप व्यवसायियों से बात करते हैं, तो उनकी चिंता केवल अंतिम परिणाम की होती है, वह प्रत्यक्ष मापने योग्य परिणाम जो उन्हें आपके प्रोडक्ट या सेवा के लिए पैसा देने पर मिलेगा। 4 सवाल जिनके आपको जवाब देने चाहिए। कारोबारी लोग खुद से 4 सवाल पूछते हैं। अगर आप बिक्री करना चाहते हैं, तो आपको इन सवालों का जवाब स्पष्टता से देना चाहिए। ये सवाल हैं: 1. मैं कितना भुगतान करता हूँ? 2. मुझे बदले में कितना मिलता है? 3. मुझे ये परिणाम कितनी जल्दी मिलते हैं? 4. मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि मुझे वे परिणाम मिलेंगे जिनका आप वादा कर रहे हैं? आपकी पूरी बिक्री प्रस्तुति प्रोस्पेक्ट के संतुष्ट हो जाने तक इन सवालों का जवाब देने के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। अक्सर आपको अपने प्रोडक्ट या सेवा खरीदने और उसका इस्तेमाल करने के लिए एक मुकदमा तैयार करना होगा। जिस तरह कोई वकील अदालत में एक मुकदमा पेश करता है, काफी कुछ वैसे ही आपको क्रम से एक के बाद एक प्रमाण पेश करने होंगे, जिसमें हर विशेषता और लाभ अगली विशेषता और लाभ की ओर ले जाए तथा उसे बल प्रदान करे। भावना या तर्क। कई बार मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूँ, किसी व्यक्ति के कितने प्रतिशत निर्णय भावनाओं पर आधारित होते हैं और कितने प्रतिशत तर्क पर? लगभग हर व्यक्ति कहेगा कि लोग 90% भावनात्मक होते हैं और केवल 10% तार्किक होते हैं। लेकिन सही जवाब यह है कि लोग 100% भावनात्मक होते हैं। सोचने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन भावनाएं तुरंत आती हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, इसीलिए बिक्री में प्रोस्पेक्ट भावनात्मक रूप से निर्णय लेते हैं और फिर तार्किक दृष्टि से इसे तर्कसंगत साबित करते हैं। यदि कोई प्रोस्पेक्ट आपके और आपकी कंपनी के बारे में अच्छा महसूस करता है, अगर वह आपको पसंद करता है और आपका सम्मान करता है, अगर आपका एक अच्छा संबंध है, तो पसंदगी की शक्ति अक्सर बिक्री की ओर ले जाएगी। तर्क बिक्री करता है, लेकिन चाहे प्रोस्पेक्ट भावनात्मक दृष्टि से आपका प्रोडक्ट कितना भी ज्यादा चाहता हो, उसे फिर भी तार्किक रूप से विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि उसे वे भावनात्मक लाभ मिलेंगे जिनकी वह इच्छा करता है। जैसी कहावत है, तर्क बिक्री कराता है। जब आप अपनी प्रस्तुति बनाना शुरू करते हैं, एक एक बिंदु करके, विशिष्ट लाभ बताकर और फिर तार्किक दृष्टि से समझाकर कि प्रोस्पेक्ट ये लाभ कैसे हासिल करता है, तो आपकी बिक्री प्रस्तुति एक ठोस नींव पर बनती है। एक बार जब ग्राहक खरीदने का निर्णय ले लेता है, तो बाद में उसके मन में शंका या पछतावा नहीं होगा। यहाँ एक उदाहरण है कि मैं कैसे अपना बिक्री प्रशिक्षण बेचता था। मैं भावना से शुरुआत करता था, बिक्री परिणाम बढ़ाने की इच्छा से शुरुआत करता था और फिर इसे तार्किक कारणों से बलवान बनाता था कि यह क्यों हासिल हो सकता है। मेरा शुरुआती सवाल होता था, मिस्टर प्रोस्पेक्ट, क्या आप अगले 6 से 12 महीनों में अपनी बिक्री 20 से 30% तक बढ़ाने का तरीका देखने में रुचि रखते हैं? यदि प्रोस्पेक्ट बिक्री के लिए जिम्मेदार हो और पात्र हो, तो वह कहेगा, निश्चित रूप से, यह क्या है? मैं प्रतिक्रिया करता था, मिस्टर प्रोस्पेक्ट, एक आजमाई हुई प्रणाली है जो सैकड़ों कंपनियों की बिक्री बढ़ाने में कामयाब हो चुकी है और इस पर बिना शर्त की गारंटी है।
यदि यह असरदार साबित नहीं होती है तो आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। इससे प्रॉस्पेक्ट तुरंत तनाव मुक्त हो जाता था। इसके बाद वह खुलने और ज्यादा रुचि के साथ मेरी बात सुनने में सक्षम हो जाता था। तार्किक प्रश्न पूछें। मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, आपके सर्वोच्च भुगतान वाले सेल्स पीपल कौन हैं? क्या वे सबसे ऊंचे स्तर की प्रेरणा वाले हैं या सबसे कम स्तर की प्रेरणा वाले हैं? प्रॉस्पेक्ट हमेशा कहेगा, मेरे शीर्षस्थ लोग सबसे ज्यादा प्रेरित हैं। उद्धरण चिन्ह, मैं कहता था, बेहतरीन, हर व्यक्ति यही कहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेरणा की मेरे हिसाब से सबसे अच्छी परिभाषा क्या है। ये है, प्रेरणा सक्षमता की बढ़ी हुई भावना से आती है। दूसरे शब्दों में, मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, लोग सबसे ज्यादा प्रेरित तब होते हैं जब वे महसूस करते हैं कि वे परिणाम पाने में सबसे ज्यादा सक्षम हैं। क्या ये सच नहीं है? प्रॉस्पेक्ट लगभग हमेशा सहमत हो जाएगा। मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, हमने यह पाया है कि आप अपने सेल्स पीपल को आजमाई हुई बिक्री योग्यताओं और तकनीकों का जितना ज्यादा प्रशिक्षण देते हैं, वे ज्यादा बिक्री करने और व्यक्तिगत स्तर पर ज्यादा पैसा बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करने को उतने ही ज्यादा प्रेरित होते हैं। क्या ये सही लगता है? एक बार फिर, प्रॉस्पेक्ट लगभग हमेशा सहमत हो जाएगा। मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, हमने यह पाया है कि जब हम लोगों को इन उन्नत बिक्री योग्यताओं का प्रशिक्षण देते हैं तो उनकी बिक्री तुरंत ऊपर हो जाती है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात, एक बार जब उनके पास ये नई योग्यताएं होती हैं तो वे और भी बेहतर परिणाम पाने के लिए उनका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और वे इन योग्यताओं का जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वे उनमें उतने ही बेहतर बनते हैं। ठीक है ना? मापे जा सकने वाले लाभ दें। मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, अगर आपकी औसत बिक्री पहले माह में बस 10% बढ़े तो यह शायद पूरे साल बढ़ती रहेगी। क्या ये सही नहीं है? एक बार फिर, प्रॉस्पेक्ट सहमत हो जाता था। मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, अगर आपकी बिक्री पहले महीने से पूरे साल लगातार बढ़ती रहे तो यह आसानी से औसतन 20 से 30% बढ़ जाएगी। अगर आप अगले 12 महीनों में अपनी बिक्री 20 से 30% बढ़ा लें तो कुल डॉलरों के संदर्भ में आपको कितना ज्यादा मुनाफा होगा। प्रॉस्पेक्ट तुरंत हिसाब लगा लेगा कि बिक्री प्रशिक्षण में निवेश पर उसका लाभ आसानी से 1000% या उससे अधिक होगा। वह बिक्री प्रशिक्षण पर जो $1 खर्च करता है, उसके बदले उसका मुनाफा $10 या उससे अधिक होता है। एक बार जब प्रॉस्पेक्ट ये गणना कर लेता है तो बिक्री को क्लोज करना काफी आसान हो जाता है। जब भी संभव हो, संतुष्टि की गारंटी दें। मेरा क्लोजिंग तर्क ये होगा, मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, अगर इस कोर्स में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति यह महसूस नहीं करता है कि इन विचारों का इस्तेमाल करने से उसे बिक्री में 10 से 20% लाभ मिलेगा, तो उस व्यक्ति के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप व्यक्तिगत रूप से महसूस नहीं करते हैं कि इन विचारों का इस्तेमाल करने पर आपके लोग बिक्री में 10 से 20% वृद्धि कर सकते हैं, तो पूरे प्रशिक्षण का कोई शुल्क नहीं होगा। ये कैसा लगता है? इस प्रस्तुति का इस्तेमाल करने पर, सामान्य से विशेष की ओर जाने पर, लाभ पर ध्यान केंद्रित करने पर, लेकिन उस प्रॉस्पेक्ट के लिए तार्किक, आर्थिक लाभ पर जोर देकर मैं मिलियनों डॉलर मूल्य का बिक्री प्रशिक्षण बेचने में समर्थ हुआ। और बिक्री प्रणालियां और तकनीकें इतनी शक्तिशाली तथा कारगर थीं कि कभी रिफंड या छूट का कोई आग्रह नहीं आया। आप अपनी बिक्री प्रस्तुति इस तरह बना सकते हैं ताकि उससे भी इसी तरह के परिणाम हासिल हों। भाव अंत में आता है। रोचक बात यह है कि जब मैं सेल को क्लोज कर देता था और हमारे बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने का अनुबंध हासिल कर लेता था, तब प्रॉस्पेक्ट अचानक चौंक कर पूछता था, 1 मिनट ठहरें, इसमें कितना खर्च आएगा? जब आपने प्रभावी ढंग से अपनी बिक्री प्रस्तुति बना ली है और दे दी है, तो भाव का सवाल केवल अंत में आएगा, जब खरीदने का निर्णय ले लिया गया हो। वास्तव में, जब तक कि आप उसे यह पूरी तरह दिखा न दें कि उसे क्या मिलेगा और आपका प्रोडक्ट या सेवा उसके लिए क्या करेगा, उससे पहले अगर प्रॉस्पेक्ट आपसे पूछता भी है तो उसे भाव न बताएं। सवाल को टाल दें। कहें, यह एक अच्छा प्रश्न है, मैं एक पल बाद इस पर आता हूँ। बिक्री के संसार में एक समझदारी भरी कहावत है, गलत जगह पर भाव बताने से बिक्री की मौत हो जाती है। अगर आप भाव बहुत जल्दी बता देते हैं, इससे पहले कि ग्राहक जान पाए कि भाव किसके लिए है, तो वह अक्सर चिंतित हो जाएगा कि आप कितने ज्यादा पैसे ले रहे हैं। तब वह उन लाभों को ज्यादा रुचि से नहीं सुनेगा जो उसे मिलने वाले हैं। इसलिए भाव संबंधी बातचीत को हमेशा प्रस्तुति के अंत तक टालें, जब प्रॉस्पेक्ट स्पष्ट रूप से उन लाभों का आनंद लेना चाहता है जो आपका प्रोडक्ट या सेवा प्रदान करती है।
लगातार सीखना और सिखाना। एक अच्छी प्रस्तुति में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान आप सीखते हैं कि प्रोस्पेक्ट की क्या ज़रूरत है और आप उसे सिखाते हैं कि आप जो प्रोडक्ट या सेवा बेच रहे हैं उसे यह कैसे मिलेगी। जब आप अपनी बिक्री प्रस्तुति दें तो सवाल पूछें और फीडबैक मांगें। इस तरह आप इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाते हैं कि प्रोस्पेक्ट दरअसल क्या चाहता है। जब आपकी प्रस्तुति अच्छी तरह योजनाबद्ध होती है तो इसका एक अत्यंत सम्मोहक तर्क और प्रवाह होता है। जब आप अपनी प्रस्तुति के अंत तक पहुंचते हैं तो प्रोस्पेक्ट को वह खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए जो आप बेच रहे हैं। इसीलिए सच्ची क्लोज प्रस्तुति में घटित होती है। जब आप एक अच्छी प्रस्तुति दे दें और प्रोस्पेक्ट को यकीन हो जाए कि आपका प्रोडक्ट उसे जो लाभ देने जा रहा है वे लागत से कहीं ज्यादा हैं, तो प्रस्तुति के अंत में विवरणों को समेटने का काम दरअसल आसान हो जाता है। पूरी तरह स्पष्ट होने का समय लें। अपनी बिक्री प्रस्तुति शुरू करने से पहले आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि इस खास प्रोस्पेक्ट की खास आवश्यकताएं क्या हैं और आपका प्रोडक्ट या सेवा उन आवश्यकताओं को कैसे संतुष्ट कर सकता है। इस पात्रता जांच अवस्था में इन आवश्यकताओं को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप योजनाबद्ध, खुले सिरे वाले सवाल पूछें जो खास जानकारी प्रदान करें। सुनना विश्वास बनाने और प्रोस्पेक्ट की सच्ची आवश्यकताओं का पता लगाने की कुंजी है। यह उच्च गुणवत्ता का संबंध स्थापित करने की कुंजी भी है। दरअसल सुनना सफलता की कुंजी है। हर व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है महत्वपूर्ण महसूस करना, सराहा जाना और दूसरे लोगों का सम्मान पाना। सुनने को सफेद जादू भी कहा जाता है क्योंकि इसका दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और व्यक्तित्व को प्रभावित करने पर जबरदस्त असर होता है। बेहतरीन श्रोता बने। प्रभावी श्रोता बनने की 5 कुंजियां हैं। आप हर कोर्स में जा सकते हैं, पत्रिका का हर लेख पढ़ सकते हैं और सुनने पर हर वीडियो देख सकते हैं और वे सभी इन 5 कुंजियों के सार को बताते हैं। 1. गौर से सुने। सबसे पहले गौर से, बिना किसी व्यवधान के सुने। कूदकर अपने खुद के विचार बताने की कोशिश किए बिना सुने। प्रोस्पेक्ट के सीधे सामने रहें। आगे की ओर झुकें। सिर हिलाएं, मुस्कुराएं और सहमत हों। निष्क्रिय के बजाय सक्रिय श्रोता बने। जब प्रोस्पेक्ट बोल रहा हो तो उसके मुंह और आंखों पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ एक अच्छा अभ्यास है। कल्पना करें कि आपकी आंखें सनलैम्प हैं और आप अपने प्रोस्पेक्ट के चेहरे की त्वचा को टैन करना चाहते हैं या इसकी रंगत बदलना चाहते हैं। सुनते वक्त अपनी आंखें प्रोस्पेक्ट के चेहरे पर ऊपर नीचे घुमाते रहें। उसके हर शब्द को कसकर सुने, मानो वह आपको विजेता लॉटरी नंबर बताने जा रही हो और वह इसे आपको केवल एक ही बार बताएगी। कल्पना करें कि आपकी आंखें सनलैम्प हैं और आप अपने प्रोस्पेक्ट के चेहरे की त्वचा को टैन करना चाहते हैं या इसकी रंगत बदलना चाहते हैं। ऐसे सुने मानो आपके पास संसार में सारा समय हो। ऐसे सुने मानो आप यहीं रहेंगे अगर वह 8 साल तक भी बात करती रहे और आप उसके कहे हर शब्द को सुनना पसंद करेंगे। सुनने का लोगों पर असर पड़ता है। जब किसी प्रोस्पेक्ट की बात गहनता से सुनी जाती है तो वह खास शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव करता है। उसकी हृदय गति बढ़ जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी त्वचा की विद्युत प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जब किसी व्यक्ति की बात गहनता से सुनी जाती है तो उसका आत्मक गौरव बढ़ जाता है। वह ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस करने लगता है, वह खुद को ज्यादा पसंद करने लगता है और फलस्वरूप वह उस व्यक्ति को भी पसंद करने लगता है जो उसकी बात इतने गौर से सुन रहा है। सुनना बेचने की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले सभी सेल्स प्रोफेशनलों को बहुत अच्छे श्रोता कहा जाता है। वे पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर समझे जाने की। वे अपना ध्यान ग्राहक के विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने पर केंद्रित करते हैं, इसके बाद ही बेचने की कोशिश करते हैं। 2. जवाब देने से पहले ठहरें। दूसरी बात, जवाब देने या आगे बढ़ने से पहले ठहरें। जब प्रोस्पेक्ट बोलना बंद कर दे तो जवाब देने से पहले 3 से 5 सेकंड तक ठहरें और इंतजार करें। भले ही प्रोस्पेक्ट ने आपसे कोई सवाल पूछा हो जिसका जवाब आप तुरंत दे सकते हैं, फिर भी आपको खुद को कुछ पल ठहरने के लिए अनुशासित करना चाहिए। ठहरने के 3 लाभ होते हैं। पहला, जब आप ठहरते हैं तो आप प्रोस्पेक्ट को जता देते हैं कि उसने अभी अभी जो कहा है आप उस पर सावधानीपूर्वक विचार कर रहे हैं। इससे वह समझ जाता है कि आप उसे और उसके शब्दों को महत्व देते हैं। उसने जो कहा है वह इतना महत्वपूर्ण है कि आप उस पर जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते।
फलस्वरूप आप उसके आत्मगौरव और आत्मसम्मान को बढ़ा देते हैं। आप उसे उसके बारे में बेहतर महसूस कराते हैं और इस तरह आपके बारे में भी बेहतर महसूस कराते हैं। ठहरने का दूसरा लाभ यह है कि यह आपको मस्तिष्क के ज्यादा गहरे स्तर पर प्रॉस्पेक्ट की बात सुनने की अनुमति देता है। ये तो लगभग वैसा ही है मानो शब्द आपके दिमाग में उसी तरह सोख लिए जाते हैं जैसे पानी को मिट्टी में सोखा जाता है। जब आप प्रॉस्पेक्ट के शब्दों के बाद मौन रहते हैं तो आप सचमुच समझते हैं कि वह सचमुच क्या चाहता है, जो तुरंत जवाब देने वाली स्थिति में नहीं होता। जवाब देने से पहले ठहरने का तीसरा लाभ यह है कि आप प्रॉस्पेक्ट की बात काटने के जोखिम से बचते हैं। हो सकता है कि वह दोबारा बोलने से पहले अपने विचारों को दोबारा व्यवस्थित कर रहा हो। बातचीत में मौन की अनुमति दें। सेल्स पीपल को मौन के साथ आरामदेह रहना चाहिए। ये बेचने में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकतर सेल्स पीपल बेचने के लिए थोड़े अधीर, कई बार घबराए हुए और उत्सुक होते हैं। फलस्वरूप वे महसूस करते हैं कि जब भी बिक्री संबंधी बातचीत के दौरान मौन होता है तो उन्हें कुछ न कुछ भी कहना है। इस कहावत को याद रखें, बेचना शब्दों में होता है लेकिन खरीदारी मौन में होती है। ग्राहकों को बिक्री संबंधी चर्चा को पूरी तरह समझने के लिए समय की जरूरत होती है। अगर आप मौन की अनुमति नहीं देते, जो कही गई बातों को उनके दिमाग में जज्ब होने की अनुमति देता है, तो वे आपके बिक्री संदेश को पूरी तरह नहीं समझ सकते। अंत में उनके पास ये कहने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, इसे मेरे पास छोड़ जाएं, मुझे इस बारे में सोचने दें। और जब वे ये कहते हैं तो संभवतः आपने बिक्री गंवा दी है। 3. स्पष्टीकरण के लिए सवाल करें। तीसरे, स्पष्टीकरण के लिए सवाल करें। कभी यह मानकर न चलें कि आप ये जानते हैं कि प्रॉस्पेक्ट द्वारा अभी अभी कही गई बातों का सचमुच क्या अर्थ था। इसके बजाय ठहरें और यह सवाल पूछें, वह कैसे? ये बिक्री सफलता के महान प्रश्नों में से एक है जो हर मौके पर सटीक बैठता है। चाहे प्रॉस्पेक्ट जो कहे या उसकी आपत्ति जो भी हो, आप उस पर हमेशा कह सकते हैं, वह कैसे? इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वह कैसे? हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। वह कैसे? हम अपने मौजूदा सप्लायर से खुश हैं। वह कैसे? हमारे बजट में यह नहीं है। वह कैसे? जब भी आप सवाल पूछते हैं, वह कैसे, तो हर बार प्रॉस्पेक्ट अभी अभी कही बात को विस्तार से बताएगा। वह आपको ज्यादा विवरण देगा और हर विवरण इस संभावना को बढ़ा देगा कि वह आपको वह बता देगा जो आपको जानने की जरूरत है ताकि आप खरीदने का निर्णय लेने में उसकी मदद कर दें। प्रश्न यानी नियंत्रण। मुझे बेचने और संवाद का ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दोहराने दें। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, नियंत्रण उसी के पास होता है। लोगों को बचपन से ही पूछे गए सवालों का जवाब देना सिखाया जाता है। जब आप किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वह लगभग स्वचालित रूप से आपको एक जवाब दे देता है। आप लगभग 100 से 150 शब्द प्रति मिनट की गति से बात करते हैं, जबकि प्रॉस्पेक्ट शब्दों को 600 शब्द प्रति मिनट की गति से समझ सकता है। इसका मतलब है कि आपके बोलते वक्त प्रॉस्पेक्ट के पास किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने के लिए 3/4 समय उपलब्ध रहता है। अक्सर प्रॉस्पेक्ट अपने खुद के विचारों में भटक जाते हैं क्योंकि आपकी प्रस्तुति के दौरान उनके पास सोचने का बहुत ज्यादा समय उपलब्ध रहता है। लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं तो किसी प्रॉस्पेक्ट का 100% ध्यान आपकी बात का जवाब देने पर केंद्रित होगा। ये तो वैसा ही है मानो आप प्रॉस्पेक्ट का कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लें। जब आप सवाल पूछते हैं तो प्रॉस्पेक्ट जवाब को छोड़कर किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोच सकता, जिससे आपको नियंत्रण मिल जाता है। 4. अपने खुद के शब्दों में दोहराएं। प्रॉस्पेक्ट ने अभी अभी जो कहा है उसे अपने शब्दों में दोहराएं। प्रॉस्पेक्ट की टिप्पणियों या प्रश्नों को आसान शब्दों में व्यक्त करें। इसे सुनने का एसिड टेस्ट कहा जाता है। ग्राहक जो कहता है, जब आप उसे दोहरा देते हैं तो आप ग्राहक के सामने साबित कर देते हैं कि आप सचमुच ध्यान दे रहे थे। आप किसी कार की खिड़की के पीछे लगे वह टॉय डॉग नहीं हैं, जिसका सिर यूं ही ऊपर नीचे हो रहा था। आप वाकई सुन रहे थे। जब आप गौर से सुन लेते हैं, जवाब देने से पहले ठहरते हैं, स्पष्टता के लिए सवाल पूछते हैं और उसकी बात के मंतव्य को अपने शब्दों में दोहरा देते हैं, उसके बाद ही आप इस स्थिति में होते हैं कि समझदारी से टिप्पणी कर सकें या बिक्री प्रस्तुति दे सकें। सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनने का अवसर पाने का सबसे अच्छा तरीका प्रश्नों से बातचीत को नियंत्रित करना है। 5. खुले सिरे वाले सवालों का इस्तेमाल करें। हम पहले ही खुले सिरे वाले सवालों के इस्तेमाल पर बात कर चुके हैं।
ये वे सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। जब भी आप कौन, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या और कौन सा से शुरू होने वाला सवाल पूछते हैं, तो आप प्रोस्पेक्ट को बात करने और ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो बिक्री करने में आपकी मदद कर सकती है। बंद सिरे वाले सवाल। किसी बातचीत को समाप्ति पर लाने के लिए बंद सिरे वाले सवालों का इस्तेमाल करें। ये वे सवाल हैं जिनका जवाब केवल हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। बंद सिरे वाले सवाल अंग्रेजी में हमेशा क्रियाओं से शुरू होते हैं। क्या आप आज ही निर्णय लेने को तैयार हैं? क्या यही है जिसकी आपको तलाश है? क्या आप सीधे शुरू करना चाहते हैं? अपनी बिक्री प्रस्तुति को उन सवालों के इर्द गिर्द बनाने की याद रखें जिनकी आपने पहले से योजना बना ली है। जैसा आप पहले ही सीख चुके हैं, बताने और बेचने में फर्क होता है। प्रस्तुति की विधियां। आपकी प्रस्तुति को हमेशा एक तार्किक क्रम में सामान्य से विशेष की ओर बढ़ना चाहिए। उसका इस्तेमाल करें, जिसे बढ़ता क्लोज कहा जाता है। इसके साथ आप अपने प्रोडक्ट की विशेषताओं और लाभों को महत्व के क्रम में पेश करते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण से सबसे कम महत्वपूर्ण तक। आमतौर पर आपका सबसे शक्तिशाली लाभ खरीदने की इच्छा जगा देगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। अपनी पूरी विशेषताओं और लाभों को बताने के लिए तैयार रहें। प्रोस्पेक्ट की प्रतिक्रियाओं के लिए सतर्क और सजग बने रहें। कई बार आपका तीसरा चौथा लाभ होगा जो आपके प्रोस्पेक्ट की रुचि को किसी दूसरी चीज से ज्यादा जगा देगा। प्रोस्पेक्ट को शामिल करें। प्रोस्पेक्ट को शामिल करें और उसे शामिल बनाए रखें। कुछ ऐसा करें जिससे वह हिले। आपकी प्रस्तुति के दौरान जो प्रोस्पेक्ट किसी पत्थर के ढेले की तरह बैठा रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, उसके अंत में कुछ खरीदने की संभावना नहीं है। सबसे अच्छे सेल्स पीपल बिक्री संबंधी चर्चा में सक्रिय होते हैं। न सिर्फ वे बात करते हैं, बल्कि वे हिलते हैं, अपने चेहरे का इस्तेमाल करते हैं और अपने हाथों से मुद्राएं बनाते हैं। वे प्रोस्पेक्ट को जानकारी देते हैं और उससे जानकारी लेते भी हैं। वे उससे संख्याओं और प्रतिशतों का हिसाब लगाने को कहते हैं। प्रोस्पेक्ट से कहीं और बैठने को कहें। प्रस्तुति देते वक्त अपनी कुर्सी प्रोस्पेक्ट की डेस्क के पार खींचने और उसके बगल में बैठने से न घबराएं। इससे भी बेहतर है प्रोस्पेक्ट को उठाकर किसी दूसरी टेबल या दूसरे ऑफिस में पहुंचा दें, जहां प्रोडक्ट को पेश करते समय आपकी सामग्री के लिए ज्यादा जगह हो। कोई प्रोस्पेक्ट किसी बिक्री प्रस्तुति में जितना ज्यादा बोलता और हिलता है, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आपकी प्रस्तुति के अंत में वह खरीदने के लिए राजी हो जाएगा। कोई प्रोस्पेक्ट किसी बिक्री प्रस्तुति में जितना ज्यादा बोलता और हिलता है, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आपकी प्रस्तुति के अंत में वह खरीदने के लिए राजी हो जाएगा। बेचने के लिए विजुअल सहायकों का इस्तेमाल करें। जब भी संभव हो, विजुअल सहायकों का इस्तेमाल करें। कान से मस्तिष्क तक जितनी तंत्रिकाएं जाती हैं, उससे 22 गुना आंख से मस्तिष्क तक जाती हैं। यदि आप सिर्फ बात ही करते रहते हैं, तो आपकी कई बातों को याद रखने या ध्यान देने में प्रोस्पेक्ट को मुश्किल होगी। अपने मुख्य बिंदुओं को शक्ति प्रदान करने के लिए और सामने वाले के दिमाग तक पहुंचाने के लिए चित्रों, ग्राफों, दृष्टांतों तथा वित्तीय तुलनाओं तक का भी इस्तेमाल करें। किसी वयस्क के ध्यान की औसत अवधि लगभग 3 वाक्य होती है। एक बार जब आप कोई सवाल पूछे बिना, कोई चित्र दिखाए बिना या कोई दृष्टांत दिए बिना 3 वाक्य लगातार बोल लेते हैं, तो इसके बाद प्रोस्पेक्ट अपने खुद के संसार में लीन हो जाता है। वह इस बारे में सोचने में व्यस्त हो जाएगा कि आपके जाने के बाद वह क्या करेगा। लेकिन जैसे ही आप कोई सवाल पूछते हैं, आप प्रोस्पेक्ट को झकझोर कर जगा देते हैं और उसे अपनी प्रस्तुति पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए विवश करते हैं। जब आप प्रश्नों के तालमेल में चित्रों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप प्रोस्पेक्ट को अपनी प्रस्तुति में पूरी तरह से शामिल करते हैं। बताना बेचना नहीं है। एक बार फिर यह कहावत आ गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रस्तुति का आपका सबसे प्रभावी तरीका हर महत्वपूर्ण जानकारी को सवाल के रूप में दोहराना है। इसकी लागत $295 प्रति व्यक्ति है। ये कहने के बजाय ये कहें, क्या आपको पता है कि इस जैसी किसी चीज की आमतौर पर प्रति व्यक्ति क्या लागत आती है? एक बार जब आप इसे सवाल के रूप में पूछते हैं, तो आपके जवाब पर प्रोस्पेक्ट पूरा ध्यान देगा। ट्रायल क्लोज। प्रस्तुति की बहुत शुरुआत में ही ट्रायल क्लोज का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये बहुत शक्तिशाली क्लोजिंग तकनीक है और इसका इस्तेमाल आप अपनी बिक्री में कर सकते हैं। कई बार इसे साइन पोस्ट क्लोज या चेक क्लोज भी कहा जाता है। आप इसका इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए करते हैं कि क्या आप सही मार्ग पर हैं। आप इसका इस्तेमाल ये जांच करने के लिए भी करते हैं कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं,
वह प्रॉस्पेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। ये पूरी प्रस्तुति में लगातार फीडबैक पाने का बढ़िया तरीका है। ट्रायल क्लोज की सुंदरता यह है कि इसका जवाब प्रस्तुति को रोके बिना नहीं में दिया जा सकता है। क्या आप इस रंग को पसंद करते हैं? प्रॉस्पेक्ट: नहीं, मैं इससे नफरत करता हूँ। ये वह सबसे बुरा रंग है जो मैंने कभी देखा है। कोई समस्या नहीं है, हमारे पास बहुत से दूसरे रंग हैं जिन्हें आप ज्यादा पसंद करेंगे। उद्धरण चिन्ह: फीडबैक मांगें। सबसे लोकप्रिय ट्रायल क्लोजिंग प्रश्नों में से कुछ देखें जिन्हें आप पूछ सकते हैं। क्या अब तक यह आपको तार्किक लगता है? क्या यही है जो आपके दिमाग में था? अब तक मैंने आपको जो दिखाया है, क्या वह आपको पसंद है? क्या यह आपकी वर्तमान स्थिति से बेहतर होगा? क्या हम अब तक सही हैं? यह नया फोटोकॉपियर 1 मिनट में 150 कॉपी करेगा, जबकि वर्तमान औसत 100 कॉपी प्रति मिनट है। क्या यह आपके कारोबार के लिए महत्वपूर्ण होगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमें कम समय में ज्यादा कॉपी करने की कभी जरूरत ही नहीं होती। कोई समस्या नहीं, इस मशीन में कई अन्य विशेषताएं हैं और मैं सोचता हूं कि आप उन्हें सचमुच पसंद करेंगे। और इसके बाद आप अपनी प्रस्तुति में आगे बढ़ जाते हैं। फीडबैक अनिवार्य है। जब कोई प्रॉस्पेक्ट किसी खास विशेषता या लाभ को नहीं कहता है, तो वह आपको मूल्यवान फीडबैक दे रहा है। वह पूरे प्रस्ताव से इनकार नहीं कर रहा है, वह तो उस खास विशेषता के लाभ से इनकार कर रहा है। इस क्षेत्र में अनुभवी सेल्स पीपल और अनुभवहीन सेल्स पीपल के बीच का फर्क यह है कि अनुभवी सेल्स पीपल एक विशेषता या लाभ पेश करते हैं और उस पर फीडबैक मांगते हैं। वे पूरी तरह समझ लेना चाहते हैं कि बिक्री प्रस्तुति की हर अवस्था में ग्राहक क्या सोच रहा है। अनुभवहीन सेल्स पीपल घबराहट के मारे हर विशेषता या लाभ को एक के बाद एक पेश कर देते हैं। वे फीडबैक पाने के लिए रुकते ही नहीं हैं। प्रस्तुति के अंत में ग्राहक अति जानकारी के बोझ तले दब जाता है और उसके पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता, इसे मेरे पास छोड़ जाएं, मुझे इस बारे में सोचने दें। उद्धरण चिन्ह: सुझाव की शक्ति क्लोज। आप ग्राहक के मन में तैयारी के बीज बोने के लिए पूरी प्रस्तुति में सुझाव की शक्ति क्लोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग काफी हद तक कहानियों और शब्द चित्रों के आधार पर सोचते और खरीदारी के निर्णय लेते हैं। लोग जानकारी को तार्किक रूप में लेते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि आपका मस्तिष्क केवल निश्चित मात्रा में ही डाटा या जानकारी संग्रहित रख सकता है। दूसरी ओर, आपका मस्तिष्क करोड़ों चित्रों और कहानियों को संग्रहित रख सकता है। सबसे अच्छे सेल्स पीपल वे होते हैं जो लगातार अपने प्रोडक्ट के बारे में भावनात्मक शब्द चित्र बनाते हैं। उनके शब्द चित्रों से ग्राहक के दिमाग में चित्र बनते हैं। ये चित्र अक्सर खरीदने की इच्छा जैसे भावों को जगा देते हैं। प्रस्तुति के लंबे समय बाद प्रॉस्पेक्ट आपके बताए सारे तथ्य भूल जाएगा, लेकिन उसे तब भी चित्र और कहानियां स्पष्टता से याद रहेंगी। शब्द चित्र बनाएं। मिसाल के तौर पर, मान लें कि आप कोई कार बेच रहे हैं। आप कह सकते हैं, ये कार जिस तरह पहाड़ों में चलती है, उसे आप सचमुच पसंद करने वाले हैं। जब आप ये कहते हैं तो क्या होता है? प्रॉस्पेक्ट पहाड़ों में कार चलाने के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में इसे देखने लगता है। वह तुरंत ही इस कार को जंगलों और झीलों के बीच मुड़ते हुए देखता है। अगर आप घर बेच रहे हैं तो आप कह सकते हैं, आपको सचमुच इतनी शांत सड़क पर रहने में मजा आ जाएगा। ये बहुत सुंदर है। शाम को एक भी आवाज नहीं होती। ये बहुत तनाव मुक्त करने वाला होता है। जब आप घर का इस तरह वर्णन करते हैं तो व्यक्ति तुरंत मानसिक और भावनात्मक रूप से लाभों को छूने की कोशिश करता है। जब उसके मित्र बाद में पूछते हैं कि उसने यही खास मकान क्यों खरीदा, तो वह लगभग हमेशा घर के बारे में यही कहेगा कि इलाका कितना शांत है। अपनी प्रतिक्रिया दोगुनी कर दें। जब मैं एक रहवासी रियल एस्टेट कंपनी में बिक्री परामर्शदाता का काम कर रहा था, तो हमने एक शक्तिशाली टेलीफोन प्रश्न तैयार किया जिसने मकान देखने आने वालों की संख्या दोगुनी कर दी। रहवासी रियल एस्टेट के व्यवसाय में कंपनियां अखबारों में मकानों की बिक्री का विज्ञापन देती हैं और संभावित खरीदारों को ज्यादा जानकारी के लिए फोन करने को आमंत्रित करती हैं। ज्यादातर मामलों में संभावित खरीदार फोन करेंगे और उस मकान के सबसे अच्छे दाम और शर्तें पूछकर फोन रख देंगे। प्रायः रियल एस्टेट कंपनी को तो इन लोगों से मिलने और बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। सवाल के जवाब में सवाल करें। घर के बारे में तथ्य और विवरण देने के बजाय हमने उन्हें सिखाया कि वे सवालों के जवाब में ये सरल सवाल करें। फोन करने के लिए धन्यवाद। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या आप किसी शांत इलाके में एक आदर्श घर की तलाश कर रहे हैं? ये सवाल सावधानी से तैयार किया गया था।
जब फोन पर जवाब देने वाला यह सवाल पूछता था तो इससे संभावित खरीदार के दिमाग में तुरंत ही दो मानसिक चित्र उभर आते थे। पहला मानसिक चित्र था एक आदर्श घर की उसकी व्यक्तिगत परिभाषा। ये चित्र हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन 3 शब्द तुरंत ही फोन करने वाले को वह चित्र दिखा देते थे जिसे वह व्यक्तिगत रूप से आदर्श घर मानता था। ये प्रश्न जो दूसरा चित्र प्रेरित करता था वह एक शांत इलाके का दृश्य था। इन दोनों चित्रों के तालमेल से हमेशा यही जवाब मिलता था, जाहिर है। क्या आपके पास ऐसा कोई मकान है जो इस वर्णन पर सटीक बैठता हो? रियल एस्टेट एजेंट कहता था, देखिए, दरअसल हमारे पास 2 मकान हैं जो अभी अभी सूचीबद्ध हुए हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। उनका अब तक अखबारों में भी विज्ञापन नहीं हुआ है। आपके पास उन्हें देखने का समय कब रहेगा? सुझाव की शक्ति क्लोज का इस्तेमाल करते हुए इस सरल नीति ने इस रियल एस्टेट ऑफिस में आने वाले प्रोस्पेक्टों के प्रवाह को 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया। एक बार जब प्रोस्पेक्ट आते थे और रियल एस्टेट एजेंट के साथ मकान देखने जाते थे तो वे आमतौर पर उस एजेंट के साथ मकान देखते रहते थे जब तक कि उन्हें उस प्रकार का मकान नहीं मिल जाता था जिसकी उन्हें तलाश थी। सेल क्लोज के बाद बात करना। सुझाव की शक्ति क्लोज के तालमेल में आप सेल क्लोज के बाद बात करने की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका बहुत सरल है। आप प्रोस्पेक्ट से इस तरह बात करते हैं मानो वह पहले ही उस प्रोडक्ट या सेवा को खरीद चुका हो। आप उससे खरीदारी का निर्णय लेने को पूछते भी नहीं हैं। आप तो बस इस बारे में बात करते हैं कि वह उस प्रोडक्ट या सेवा का आनंद कितना लेगा जिसका वह मालिक है। मिसाल के तौर पर, प्रोस्पेक्ट आपकी कंपनी की सेवाएं हासिल करने के बारे में सोच रहा है। आप कहते हैं, आपको हमारी कंपनी से जिस तरह की सेवा मिलती है उससे आप प्रेम करेंगे। जब आप कोई ऑर्डर देते हैं तो 30 मिनट के भीतर इसकी पुष्टि हो जाती है और 3 दिनों के भीतर यह रवाना हो जाता है, जो कारोबार में किसी भी दूसरी कंपनी से ज्यादा तेज है। इससे तुरंत ग्राहक के मन में गति और कार्यकुशलता की मानसिक तस्वीर बन जाती है। ग्राहक खुद को संतुष्ट ग्राहक के व्यक्तित्व में देखने लगता है और खुद को उन लाभों का आनंद लेते देखता है जिनका आपने अभी वर्णन किया है। आपको इस इलाके में रहने में आनंद आएगा। हालांकि यह शांत है, लेकिन ये स्कूलों, खरीदारी और ऑफिस के लिए हाईवे के पास है। यह एक अच्छा चयन है। आपके ऑफिस में यह फोटोकॉपियर आपके स्टाफ रूम में रखा रहेगा और 1 मिनट में 100 कॉपी करेगा और यह इतनी खामोशी से काम करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह चल रहा है। हर मामले में प्रोस्पेक्ट ग्राहक बन जाते हैं जब उनके पास ऐसे स्पष्ट, रोमांचक, भावनात्मक शब्द चित्र होते हैं जिनमें वे आपके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट या सेवा के लाभों का आनंद ले रहे हैं। आपका काम अधिकाधिक रोमांचक चित्र बनाना है जिनमें ग्राहक आपकी बेची गई चीज से लाभान्वित हो रहा है। आप ये चित्र जितने ज्यादा खींचेंगे, आपका प्रस्ताव उतना ही ज्यादा सम्मोहक होगा। आपका काम अधिकाधिक रोमांचक चित्र बनाना है जिनमें ग्राहक आपकी बेची गई चीज से लाभान्वित हो रहा है। शीर्षस्थ बिक्री रणनीति। मेरी एक विद्यार्थी एक रिक्रिएशनल व्हीकल डीलरशिप की शीर्षस्थ सेल्स पर्सन है। वह आरवी बेचती है जिनमें से प्रत्येक की कीमत $5 लाख होती है। वह अपने प्रतिस्पर्धियों से 3 से 5 गुना ज्यादा बेचती है, अपनी खुद की डीलरशिप में भी और पूरे राज्य में भी। वह अपने क्षेत्र में सुपरस्टार है और इस लक्ष्य को हासिल करने की उसकी तकनीक सरल है। जब कोई दंपत्ति किसी रिक्रिएशनल वाहन को देखने आते हैं तो वह पहले ये तय करने के लिए उनकी पात्रता जांच करती है कि वे गंभीर खरीदार हैं। फिर वह उन्हें कई वाहन दिखाती है ताकि यह पता लग सके कि वे किस आकार और भाव में रुचि रखते हैं। आखिर वह उन्हें उस वाहन में लंच और टेस्ट ड्राइव दोनों के लिए बाहर ले जाने की व्यवस्था करती है जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा पसंद किया था। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार कुछ दिनों बाद वह उस वाहन को चलाकर उनके घर पहुंचती है। वह उन्हें अंदर आरामदेह ढंग से बैठाती है और फिर उन्हें एक पार्क की सुरम्य जगह पर ले जाती है जहां से झील दिखती है और दूरी पर पहाड़ भी नजर आते हैं। वह वाहन को घुमाती है ताकि यह सुंदर दृश्य दंपत्ति के सामने रहे जब वे किचन टेबल पर बैठें। फिर वह एक पिकनिक बास्केट निकालती है और सुंदर लंच परोसती है जब वे पहाड़ों को देख रहे होते हैं। लंच के बाद और उनके सारे सवालों का जवाब देने के बाद वह कहती है, क्या ये जीने का सुंदर तरीका नहीं है? क्या आप जब चाहें इस वाहन में यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे? दंपत्ति उसकी तरफ देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पहाड़ों और झील की तरफ देखते हैं और निर्णय ले लिया जाता है। वह अपने उद्योग में किसी से भी ज्यादा रिक्रिएशनल वाहन बेचती है और इसके पीछे पुख्ता कारण है।
कार्य अभ्यास 1। हर बिक्री प्रस्तुति की योजना पहले से बना लें। इसे इस तरह बनाएं ताकि यह सामान्य से विशेष की ओर जाए, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाए और आपके सबसे आकर्षक लाभ से शुरू हो। 2। पूरे समय ट्रायल क्लोजिंग प्रश्न पूछें। हर विशेषता या लाभ के बाद फीडबैक और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करें। 3। आप जिस प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं उसकी खरीदार व्यक्तित्व शैली को तय करने में समय लगाएं, उसके पूछे सवालों पर गौर करें, ये अच्छे संकेत होते हैं। 4। अपने प्रोस्पेक्टों और ग्राहकों के साथ लचीलेपन का अभ्यास करें। गति तेज करें या धीमे हो, सामान्य या विशिष्ट बने, ताकि आप अलग अलग लोगों को ज्यादा सामान बेच सकें। 5। आपके प्रोडक्ट या सेवा के स्वामी बनने और उपयोग करते समय आपका प्रोस्पेक्ट कितना खुश होगा, इसकी भावनात्मक मानसिक तस्वीर बनाएं। 6। अपनी प्रस्तुति के हर हिस्से को इस तरह बनाएं ताकि आप जो विशेषता और लाभ बता रहे हैं उनमें से प्रत्येक के बारे में दिखाएं, बताएं और प्रश्न पूछें। प्रोस्पेक्टों को शामिल और सक्रिय रखें। 7। उत्कृष्ट श्रोता बने। अच्छे प्रश्न पूछें, बिना व्यवधान डाले सुने, जवाब देने से पहले ठहरें और अपने शब्दों में दोहराकर यह साबित करें कि आप प्रोस्पेक्ट की स्थिति को पूरी तरह समझते हैं। चाहे आपका काम जो भी हो, सफलता का इकलौता अचूक साधन है आपसे अपेक्षित सेवा से ज्यादा और बेहतर सेवा करना। ऑग मैंडिनो। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और 1 ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।